न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जावेद अख्तर साहब, बगल में बैठ के कोई तारीफ कर रहा हो तो कैसा? इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा कि फैज साहब हैं और 15-20 उनके फैंस एडमायरर्स हैं जो उनके साथ चल रहे हैं और कार की तरफ जा रहे हैं और वो लोग घेरे हुए हैं उन्हें। तो मैं तेजी से गया वहाँ और जो ऑर्गेनाइजर था बेचारा दुबला पतला सा लड़का एक था, उसे मैंने डांटा, क्या कर रहे हो, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, आइए फैज साहब आप इधर आइए। अब उन्हें लगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजर का खास आदमी है, वो मुझे लुक आफ्टर कर रहा है। आपको ऑटोग्राफ लेने का बचपन में शौक था, अब देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू वहाँ आ रहे थे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की नींव रखने को, तो जैसे ही वो कार में बैठे मैं भागता हुआ गया और उस जमाने में इतने चौड़े होते थे फुटबोर्ड। आई क्लाइंब द फुटबोर्ड एंड गेव हिम द ऑटोग्राफ बुक इनसाइड द कार। जावेद अख्तर राज्यसभा सांसद, खबर कैसे मिली? मुझे एक फोन आया, एक आदमी जिसने अपना नाम नहीं बताया, कह ले तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारे बारे में लखनऊ में क्या हो रहा है? मैं जी जरूर। तो ये सुनो, तो लोग जावेद अख्तर मुर्दाबाद, जावेद अख्तर मुर्दाबाद, ये आवाज को कोरस। जुमे की नमाज के बाद तुम्हारी एफएजी जला रहे हैं। इतने में मेरा मोबाइल बजा, तो मैंने मोबाइल फोड़ा। कहले सर मैं डिप्टी फला बोल रहा हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ राज्यसभा में। कई दशक बीतते हैं और आपको वो संदूक मिलते हैं जिसमें दरअसल आपके जो काम मैं समझ रहा था कि 3 महीने में हो जाएगा, उसे 10 साल लगे। वो लिफाफा कब से रखा हुआ है? 3 जनरेशन। पुराने लोगों को पढ़ना कहाँ से शुरू करें? मैं समझता हूँ कि जो खासतौर से जो नॉर्थ इंडियंस हैं, उनको उर्दू पोइट्री मालूम होना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत कमाल की है। टुकड़े टुकड़े गैंग, किसको किससे कैसी आज़ादी चाहिए, इनको इससे आज़ादी, उनको उससे आज़ादी, ये सवाल कई दफ़ा आपसे भी पूछे जाते हों। तो अब इतने बरस बीतने के बाद कुछ गुस्सा आता है? नहीं, दुख होता है। हमारी प्रायोरिटीज गलत है, और ये मैं एक सिर्फ सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, ये सबकी। भाषा कैसी हो? तो एक कॉम्पिटेंट राइटर का काम ये है कि वो उस जो उसके अंदर आदमी है उसके बारे में सोचे कि इस जैसा आदमी ये बात किन शब्दों में कहेगा। तो उसकी जो इनर सेल्फ है, शब्दावली वहां बनती है। हमारे घर एक बुजुर्ग आए हैं, बुजुर्ग मज़ेदार हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो हमें लगा कि हमारे हिस्से की सीख सार्वजनिक होनी चाहिए, और ये हमें लगा है, यानी कि पूरे न्यूज़ रूम को लगा है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर हमें ज़माने भर से खूब मोहब्बत मिल रही है, खूब सलाहें मिल रही हैं। उसी सिलसिले में आप में से कई लोग, ये जो बरगद से इंसान हैं और निहायत ही बातूनी भी हैं, पर हर बात में कमाल भी होता है, जादू भी होता है, उनका बार बार जिक्र कर रहे थे। अब अमूमन क्या होता है कि हम अपनी सारी जो वाक्पटुता है, अपना जो सारा शब्द सामर्थ्य है, वो इंट्रो में उड़ेलने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ मेहमान भी चमत्कृत हो जाए, कुछ आप भी कहें कि साहब बात की शुरुआत तो अच्छी हुई है। लेकिन बरगद के नीचे दूब को कम से कम अपनी उम्र और तजुर्बे को लेकर इतराना नहीं चाहिए, इसलिए बात ज़्यादा नहीं होगी हमारी तरफ से, क्योंकि अपन आए हैं सुनने, और आजकल सुनने का ज़माना कुछ कम हो गया है, सबको कुछ कहना है, जल्दी से कहना है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के एपिसोड में मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ और बड़ी कृतज्ञता के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कलमकार, और इसके बाद आप जितने भी शब्द जोड़ते जाएं, पूर्व राज्यसभा सांसद जिन्होंने एक बड़ा ज़रूरी बिल पास करवाया, जिन्होंने अपनी विदाई के भाषण में हिंदुस्तान को बड़ी ज़रूरी नसीहत दी, सिनेमा में उन्होंने जो लिखा, चाहे वो गद्य के रूप में हो, कविता के रूप में हो, उस पर तो बात होती ही रहती है, आज भी होगी। पर वो इंसान कैसे हैं, और वो जिन समृद्ध लोगों के बीच, जिन बड़े लोगों के बीच, और ये बड़े इसलिए नहीं थे कि उनके बाप दादाओं के नाम पर बहुत रकबे लिखे हुए थे या बड़ी उपाधियों से सज्जित थे, ये ख्याल के तौर पर बड़े लोग थे, तो उन सब के बीच से वो निकले हैं और आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। मैं जावेद अख्तर साहब गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के मेहमान हैं। और जावेद साहब से
कौन से कैमरे में देखना है? इस वाले में। जावेद साहब से ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये दरअसल जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि जब बिहार के पूर्व डीजीपी और मशहूर शिक्षक अभयानंद साहब आए थे, तब हमने कहा था कि ये 2 प्रोग्राम का भी मिलन है, किताब वाला और गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। ये किताब आई है, इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है। इस प्रकाशन को हमने सबसे पहले जाना था क्योंकि इन्होंने हैरी पॉटर का बड़ा अच्छा अनुवाद किया था। हमारी पत्नी ने उसे अंग्रेज़ी में पढ़ा, हमने हिंदी में, और फिर भी हम दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे। जब वो ग्रिफिंडोर कहती थी और हम गरुड़द्वार, या वो मगल्स कहती थी और हम मगलू। तो इस मंजुल प्रकाशन ने ये किताब छापी है, जादूनामा के नाम से ये किताब है। जावेद अख्तर एक सफ़र, ये किताब का कवर है और जावेद साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। किसी की छाती पर सांप लोटे तो उसकी भला से 1999 रुपये इसकी कीमत है, पर किताबें बेशकीमती होती हैं। इससे ज़्यादा महंगा तो पॉपकॉर्न आता है कई बार। खरीद लीजिएगा, शऊर के कुछ और सफ़े जुड़ जाएंगे। अरविंद साहब, जावेद साहब से तो हम बात करेंगे, लेकिन हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इतने बृहद जीवन को जो 1945 से शुरू हुआ और जिसमें कितने पड़ाव आए, जिसमें एक पड़ाव आता है जिसमें हम सब अवाक रह जाते हैं, कि लगता है कि जैसे किसी ने कोई स्क्रीन प्ले लिख रहा है या नाटक का पहला ही अंक है, पर्दा खुल रहा है, 8 साल का लड़का है और मौसी कह रही हैं हाथ पकड़कर कि वादा करो, है ना। तो समझ में नहीं आता कि इसको कैसे रिएक्ट करें। और फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो कोई कांपते हाथों से किताब लिख रहा है कि हमारे जाने के बाद तुम हमें याद करोगे, और उसके बाद जैसे बगावत की सारी राख पर किसी ने बाल्टियों पानी उड़ेल दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मातम और गमी के ही मामले हैं, है ना, कितने ही खिलखिलाहटें हैं। यार की शादी के पहले ढोलक बजाने से लेकर इस तरीके के जुमले जो बड़े ज़रूरी हैं कि साहब शादी भी हमारी दोस्ती का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। कितनी ही काली औरतों की मूर्तियां हैं, कितने ही भाषण हैं, तकरीरें हैं, आंख मिलाकर और ताकतवर लोगों की ऐसी तैसी करते हुए कि ये मेरा यकीन है और इसका बयान तो होगा। तो ये कैसे ख्याल हुआ, और आप खुशकिस्मत हैं कि जानते हैं, पर कैसे जानते हैं, ज़रा ये बताइए। देखिए, जावेद साहब से मुलाकात हुए को कोई 20 बरस हो गए। जब मैं इनसे मिला था तो मैं बड़ी आरामदायक ज़िंदगी में था। मेरी एक फ़िक्स इनकम थी, एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था, और मैं ये मान के चलता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। अब मुझे शायरी, पोइट्री और ये बाकी सब साहित्यिक काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना अब ज़िंदगी में, हो गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरे अंदर एक खलबली खड़ी की, जिसके नतीजे में ज़िंदगी की आगे की यात्रा शुरू हुई, है ना। और मैंने फिर अपने बिजनेस पे ध्यान देना चालू किया, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया। अब जब जावेद साहब से मुलाकात हुई और धीरे धीरे जब मैं इनको जानने और समझने की कोशिश करता रहा, तो उसके नतीजे में ये किताब आपके सामने है। ख़ास बात जावेद साहब की ये है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें रही, मगर वो हमेशा उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। जैसे भोपाल में थे तो अब मालूम चला बेघर हो गए, कॉलेज के कमरे में रह रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ रह रहे हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हम दोनों की खाने की स्पीड बड़ी तेज़। उसकी वजह ये है कि खाना इतनी जल्दी खाना होता था कि बिल मांगने आए उससे पहले खाना ख़त्म हो जाए। मतलब तो जावेद साहब जिस होटल में खाते थे वहाँ तो ये होता था कि 3 मिनट बाद मालिक आ जाएगा, तो 3 मिनट में खाना ख़त्म करना होता था। और मेरी हालत ये थी कि मतलब आज मिला है, अगली बार कब मिलेगा पता नहीं, तो वही स्पीड से वहाँ भी खाना पड़ता था। तो एक तो हमारी जो ज़िंदगी के हालात थे वो बड़े सिमिलर थे, जिससे हमारे बीच एक कनेक्टिविटी बनी, जिसके नतीजे में अब ये किताब है। दूसरा ये है कि अब आप देखिए कि भोपाल में वो रह रहे हैं कॉलेज के कमरे में, जहाँ अच्छे खासे खटमल हैं टेबलों में, पर वहाँ से भी जब वो निकलते हैं तो वो कहते हैं भाई शहर ने बहुत दिया है मुझे, और इतने दोस्त दिए हैं कि टेलीफोन की डायरेक्टरी छोटी पड़ जाए। ये जो पॉजिटिव एंगल है अपनी ज़िंदगी में रखना, ये आसान नहीं है सौरभ जी। उसकी वजह ये है कि मैंने जो तकलीफ़ें देखी, तो मैं तो ये मान के चलता था कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें मुझ पर ही गुजरी हैं और किसी ने कुछ देखा ही नहीं है, है ना।
तो ये एक बड़ी बात है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, वो उनके जावेद साहब के व्यक्तित्व की एक खास बात है। तो जितनी बातें आप कह रहे हैं जो उनके साथ गुजरी है, वो हमको एक स्क्रीन प्ले या एक कामयाब फिल्म की स्टोरी की तरह लगती हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, जावेद अख्तर ने उसको उस नज़र से ही देखा है हमेशा। बगल में बैठ के कोई तारीफ कर रहा हो तो कैसा कैसा लगता इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। चुपचाप सुनना चाहिए। है? चुपचाप सुनना चाहिए। देखिए क्या है, ये हम लोग बहुत बात करते हैं कि मुझ पे ये गुजरी, ये मैंने दिन देखे। ये कोई ख़ास बात है नहीं। जिन हालात की हम जिक्र करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ख़ास तौर से जब कहीं किसी जगह पहुंच जाए तो मैंने ये देखा था, मुझ पे ये हुआ था, एक दिन मेरे साथ ये हुआ। वो ये नहीं कह रहे होते हैं कि मुझ पे क्या गुजरी, वो ये बता रहे होते हैं कि ये देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। एक दूसरे कि जैसे अपनी सक्सेस पे, अपनी कामयाबी पे, अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे घमंड नहीं करना चाहिए, उसी तरह से अपनी नाकामियों पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो हमारे नाकामियां हैं, जो हमारे ज़ख्म हैं, जो हमारे दर्द हैं, उनको हम मेडल बना के लगा लेते सामने, और हम कहते हैं देखो हम पे क्या क्या गुजरी, तो ख़बरदार हमसे कुछ कहा तुमने, तो मालूम है मैंने क्या क्या देखा है ज़िंदगी में। ये सब फैक्ट ये है कि मुझे एक फैज़ अहमद फैज़ की एक पोएम का एक मिसरा याद आता है, वो बहुत अच्छा है। इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आज जिन बातों का हम जिक्र करें, आज के तारीख में जब मैं और आप बैठे हैं मज़े से बात कर रहे हैं, करोड़ों लोग होंगे जो उन्हीं हालात में हैं। तो ये कोई अनयूजुअल और कोई बड़ी बात नहीं है जिस पे इतना नाज किया जाए कि मैंने इतना दुख देखा है। देख रहे हैं लोग कितने हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात क्या है। कोई दोस्त जगदीश को भी ले जा सकता था महाकाली की गुफा हाँ से। देखिए, रैंडम है ज़िंदगी। पांसा फेंका, कभी आ गया 6, कभी 1, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी, मुझे कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी जो है वो हम सब की रमी, आप लोग पता नहीं कितने लोग खेलना जानते हैं, जी, जी। खेलना जानते, अच्छा, वो उसकी तरह है। पत्ते बटे, पत्ते आपके हाथ में नहीं है, ये आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, ये हालात हैं आपके, जो भी दे दिए गए, ज़िंदगी ने जो दिए। अब आप कितने समझदार हैं कि वो जो उल्टे सीधे जो भी पत्ते हैं उनको किस तरह से अरेंज करें, कहाँ देखें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ सीक्वेंस बन जाएगी, कहाँ ये पॉसिबिलिटी यहाँ ट्राई बन जाएगा, ये पत्ता रोक के रखना चाहिए, डुप्लीकेट जो है पहले देखना चाहिए इसे लगेगा कि नहीं। ये सारी समझ आपकी अपनी है। उन हालात जो आपको दे दिए गए उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद सामने वाला पत्ता फेंक रहा है, हो सकता है वो डुप्लीकेट फेंक रहा हो सकता है कि आपकी सीक्वेंस का पत्ता दे दे, ये इत्तेफाक है। पत्ता आप उठाते हैं तो हो सकता है कि जोकर आ जाए, हो सकता है कि ख़राब पत्ता है। लेकिन ये जो खींच रहे हैं पत्ते वो भी बदल जाएंगे, जो फेंके जा रहे हैं वो भी बदल जाएंगे, एक बाती में नहीं तो दूसरी बाती में नहीं तो तीसरी बाती में, एक ही चीज़ कांस्टेंट। आप खेलते कैसे, आपको समझ कितनी है पत्तों को रोकने की और फेंकने की। आपने कब नोट किया कि इसने हुक्म की बेगम फेंक दी है तो बादशाह आएगा तो फेंक देगी, तो फिर मैं गुलाम लेके रुकता हूँ, गुलाम और क्वीन जो मेरे पास है, मैं बैठा रहूँ, ये आएगा। यहाँ मैं इसने कोई भी पान का बड़ा पत्ता नहीं फेंका है, तो ये पान का जो बादशाह है इसे अभी हम ना फेंकूँ तो अच्छा है। ये अकल आप में होनी चाहिए। बाकी बदलता रहेगा, कभी सही पत्ते आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी अच्छे पत्ते डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी आपके काम के पत्ता कोई फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा। एक ही चीज़ है आपके हाथ में, आपका खेल। तो अगर आप अपना खेल सही खेलते हैं और सब्र करते हैं तो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाइए कि ख़राब पत्तों पे भी खेलने लगिए। आपको मालूम होना चाहिए कब पैक करना है। और अगर हार जाएं तो डिप्रेस मत हो जाइए कि ठीक ठाक पत्ते हैं हमारे डिप्रेशन के, आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, उसे पैक कर दिया। कब खेलना है कब नहीं खेलना है तो कितना खेलना, ये आपके हाथ में, बाकी बातें आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे, ना सावन हरे ना भादो सूखे, तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे आप।
आप ये सब बता रहे थे तो जो किताब में भी जिक्र है कि जब महाकाली की गुफा से आप दोस्तों के साथ कमरे में पहुंचे तो एक दोस्त बड़े जुआरी थे, बड़े नामी, आपने लिखा है पेशेवर जुआरी। तो ये सारी ट्रिक सबसे पहले उन्हीं ने? नहीं, वो तो थे, उनको तो कंट्रोल था, वो तो पत्ते लगा देते थे। मैं भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, ऐसा नहीं है। और कुछ सीखा भी है पत्ते हाँ लगाना? हाँ, मगर अब नहीं कर पाता, प्रैक्टिस नहीं मुझे, वरना मैं कर लेता था कि आप बैठे। अब मैं अब जब सिर्फ दिवाली पे खेलता हूँ पत्ते, वरना नहीं खेलता। और अक्सर लोगों से कहता हूँ भाई मैं नहीं बांटूंगा, तुम खुद ही बांट दो, क्योंकि मेरे हाथ से बटेंगे मेरे तो हाथ पत्ते में- लग जाएंगे। नहीं नहीं लग जाएंगे, मतलब फिर किसी को शक हो कि भाई इनको तो मालूम था कार्ड शार्पिंग, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तो मैं नहीं करता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले फैज़ साहब का जिक्र किया। मैं सुबह सवेरे रिवाइज कर रहा था इंटरव्यू तैयारी के वक्त, तो हमारी एक सहयोगी, मैं ज़ोर से हंसने लगा तो ये तो भाग के आई, बोली क्या हुआ? ये आदमी मेज़ कुर्सी बैठा अकेले किताब पढ़ रहा है, हंस रहा है। तो वो जो फैज़ साहब वाला किस्सा है अगर आप सुना दें, तो मैंने तब कॉल लिया कि मैं साहब दरख्वास्त करूंगा कि ये किस्सा तो सुना ही दें कैमरे पे। थोड़ा लंबा है। सर हमारे पास ज़माने भर का वक्त है और धैर्य भी। अच्छा, वो क्या हुआ, ये मेरे ख्याल से बात है 68 की, अगर मुझे याद सही पड़ता है। तो 68 में मेरे पास तो रहने को जगह भी नहीं थी, मैं कमल स्टूडियो के कंपाउंड में सोता था। कभी खाना खा लिया, खिला दिया किसी ने, कभी भूखे रह गए। और उस ज़माने में प्रोहिबिशन था, तो छोटे छोटे दारू के अड्डे, ठर्रे के अड्डे होते थे, जहाँ पर एक पैक जो है वो 4 आने का, 54 का मिलता था, 25 पैसे का। और डबल पैक है तो 8 आने का होता था, मतलब इतनी सस्ती शराब। तो वही जब कोई पिला देता था पी लेते थे। अब तो मैं टीटोटलर हूँ पिछले 30-31 साल से, छोड़ दिया मैंने। तो अब फैज़ अहमद फैज़ आए थे बॉम्बे में, और वहाँ पर रंग भवन एक जगह है, ओपन एयर थिएटर है बहुत बड़ा, जो मरीन लाइंस पे है, और मैं था अंधेरी में, तो बहुत दूर वहाँ से। तो मेरे पास तो मरीन लाइंस तक जाने के पैसे नहीं थे कि मैं लोकल ट्रेन का टिकट लेके मरीन लाइन चला जाऊँ, वहाँ मुशायरे का टिकट लेना तो दूर की बात। तो मैं बड़ा दुखी था कि यार इतना बड़ा शायर आया है, हम तो बचपन से उसे पढ़ते हुए आए हैं, और यह अपनी ये हाल है कि वहाँ तक जा भी नहीं सकते। खैर हुआ ये कि मैं ज़्यादा शायद डिप्रेस दिख रहा हूँगा, तो मेरे एक दोस्त ने कहा चलो तुम्हें ठर्रा पिलाता हूँ, तो मैं चला गया। तो थोड़ी देर तक तो हम पीते रहे, वक्त का अंदाज़ा नहीं था मुझे कितना हो गया, मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10, 11 बज गए होंगे। फिर वो एक नशे में करज आ जाती है, तो मैं उसी नशे में वहाँ से निकला और सीधा जाके लोकल ट्रेन में बगैर टिकट के बैठ गया। लोकल ट्रेन मरीन ड्राइव तक पहुँची, वहाँ से मैं उतर गया। शायद इतनी देर हो गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं वक्त का, कि वहाँ गेट पे कोई टिकट चेकर भी नहीं था। मैं बाहर निकल गया, चलते चलते मैं रंग भवन पहुँचा। रंग भवन, और बिल्कुल डेड ड्रंक, रंग भवन के गेट पे भी कोई आदमी नहीं था, इसके मतलब कि मुशायरा बिल्कुल अपने लास्ट लैप पे रहा होगा। तो शायद 12, साढ़े 12 बज रहे होंगे, टाइम का मुझे पता नहीं। मैं अंदर गया। आप लोगों में से जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको याद होगा कि जब आप बहुत पी लेते हैं तो थोड़े से बहरे भी हो जाते हैं। तो ये भी एक अल्कोहल का एक ये भी आप पे इफ़ेक्ट होता है कि आप ज़ोर से बात करते हैं और मुश्किल से सुनते हैं। तो मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है स्टेज पे। तो मैं फिर उठा और गैंगवे में होता हुआ गया, और साइड में जो स्टेज का डोर होता है उससे पीछे गया, और जाके वहाँ काफ़ी लोग स्टेज पे बैठे थे, पीछे बैठ गया। वहाँ गाँव तकिया रखा था, तो मैं कब स्लिप किया, गाँव तकिए पे सर रखा मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मुशायरा ख़त्म हो चुका था। मैंने वहाँ भी जाके कुछ नहीं सुना। तो मैं उठा तो सब जा चुके थे। तो मैंने देखा कि फैज़ साहब हैं और कुछ 15-20 उनके फैंस एडमायरर्स हैं जो उनके साथ चल रहे हैं और कार की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग घेरे हुए हैं उन्हें। तो मैं तेज़ी से गया वहाँ, और जो ऑर्गेनाइज़र था बेचारा दुबला पतला सा लड़का एक था, उसे मैंने डांटा, क्या कर रहे हो, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, आइए फैज़ साहब आप इधर आइए। तो फैज़ साहब को मैंने गाड़ी में बैठाया, और मेरी उस तो उम्र 21-22 साल की थी, और मैं बैठा गाड़ी में दूसरी तरफ से, और वो आगे वो बैठा ऑर्गेनाइजर, चलो गाड़ी निकालो, क्या कर रहे हो। तो गाड़ी, अब मैंने फैज़ साहब से बात शुरू की। फैज़ साहब बड़े दिनों बाद आप आए, ये तो वो भी, अब उन्हें मालूम नहीं है कौन है, तो और ना मेरा नाम मालूम। कहने हम यहाँ अब क्या करें भाई, हमारा तो बड़ा दिल था आने का, हर साल ही आना चाहते थे हिंदुस्तान, ये वो। तो बातचीत होती रही।
अब वो बेचारा जो है वो कहे भाई इनकी बात हो रही है, साथ बैठे हैं तो जानते ही होंगे। तो वहाँ उतरे, गुलमर्ग एक होटल है जहाँ वो ठहरे थे, वो गाड़ी रुकी, मैं उतरा, फैज साहब उतरे, तो मुझसे पूछता है वो वॉलंटियर जो है ऑर्गेनाइज़र का, सर ये गाड़ी रखनी है कि छोड़ दें? तो मैंने कहा फैज साहब गाड़ी रखनी है? तो फैज साहब कहने मियाँ आप तो कहीं जाना नहीं। अच्छा मियाँ बोल रहे हैं, मुझे नाम नहीं मालूम है। तो छोड़ दीजिए। मैं जाओ भाई तुम जाओ, आइए। तो हम अंदर गए, तो उनका चाबी वगैरह मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। वेंटा खोला तो वहाँ विस्की की बोतल रखी थी। कहले कुछ सोडा वोडा मंगवा लीजिए। तो मैंने फोन किया। अब उन्हें लगा कि भाई ये ऑर्गेनाइज़र का खास आदमी है जो मुझे लुक आफ्टर कर रहा है। तो हमने मंगा लिया, दोनों पैक वैक बनाए, हम बैठे। तो उर्दू लिपि के बारे में बात मैंने उनसे सवाल किया कि साहब ये जो लिपि है इसके बारे में, ये बातचीत चल रही थी कि सरदार जाफरी और मजरूर सुल्तानपुरी अंटर हुए। अब उन्होंने देखा यहाँ तो बहस हो रही है, तो उनका भाई जानता ही होगा ये उसे। तो अब वो कैसे सोचे कि नहीं जानता, तो बैठ गए। अरे भाई मियाँ 2 गिलास और मंगवा ली। मैंने फिर फ़ोन किया, गिलास मंगवा लिया। अब क्या पहले का ठर्रा और अभी की स्कॉच ये मिल के तो मेरा तो बिल्कुल। तो मैंने कहा फैज साहब मैं सोता हूँ। कहला हम यहाँ आप सो जाइए। तो मैं अंदर गया बेडरूम में, 2 बेड थे, मैं एक बेड पे सो गया। अभी तक तो ठीक था। वो कहते हैं कि एक मरता एक राजा हाथी पे चला आ रहा था, तो एक साहब डेड ड्रंक रास्ते में आ गए, कहने उतरो ये हाथी ख़रीदना मुझे। तो राजा ने कहा अच्छा इसे बंद कर दो। बंद कर दिया। सुबह उन्हें बुलाया वापस, तब तक तो नशा उतर चुका था। कहले भाई वो तुम मेरा हाथी ख़रीदना चाह रहे थे तो अभी बात कर लेते हैं। तो उस आदमी ने कहा, शराबी ने, कि साहब वो जो हाथी ख़रीदना चाह रहे थे वो चले गए। वो अब नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि अब मैं चादर ओढ़े सर तक बाहर आवाज़ सुन रहा हूँ। सुबह का वक्त हो गया, सुबह हो गया था, अब मैं बिल्कुल होश में हूँ। बाहर कुलसुम सियानी जो अमीन सियानी साहब की मदर थी, अमीन सियानी जो बहुत फेमस वो थे रेडियो जॉकी, तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। शी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड लेडी बॉम्बे। और वहाँ पर ये 4-5 पेपर्स के जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं। अच्छा फैज़ साहब का इंटरव्यू चल रहा है, मैं चादर के अंदर हूँ। और वो जो है कुलसुम सियानी चूँकि मेन ऑर्गेनाइजर थी, वो बड़ी परेशान की कौन है। तो कहनी देखिए मैंने तो सदर अयूब को डायरेक्टली फ़ोन किया कि भाई ये क्या बात है कि फैज़ साहब को एनओसी नहीं मिल रहा आने के लिए, ये कौन साहब सो रहे हैं। तो वो कह ले वो भाई मेरी ख़ुद बात हुई प्रेसिडेंट साहब से, मेरी भी हुई है सदर साहब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जाइए। अच्छा तो यहाँ तो लोगों को इतनी बेचैनी थी, वो इतने खुश हुए हैं, कौन है ये। तो वो कह ये वो नहीं भाई हम खुद भी आना चाह रहे थे। तो अब ये बात यूँ चल रही है, वो सवाल कर रही है, ये उसे डक कर रहे हैं और दूसरे टॉपिक साथ में। तो अब मैं अंदर सुन रहा हूँ चादर के, तो मैं सडनली विदाउट मेकिंग अ मूवमेंट के उनको लगे कि अब ये उठ के आए। अचानक मैं उठा, फैसा मैं चलूँ? तो कह रहे हम यहाँ जाइए। तो मैं एकदम बाहर। अच्छा साहब ये किस्सा इतना अजीब है, मतलब when he came he was treated like a head of a state। ये गवर्नमेंट ने उनको ट्रीटमेंट दिया। उसमें एक आदमी ऐसे अंदर चला जाए और उनके साथ बैठ के शराब पियो, पर रात को उनके स्वीट में सो जाए, एक 21-22 साल का लड़का, और फिर निकल गया। ये किस्सा अगर फैज साहब गुजर गए होती उसके बाद मैं किसी को सुनाता तो लोग मानते। किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेटी से मेरी चंद बरसों के बाद मुलाकात हो गई। जब मैं इस काबिल हुआ कि आता जाता रहूं कहीं, तो उनसे सलीमा हाशमी, बहुत बड़ी पेंटर हैं उनकी बेटी, और वहाँ का जो आर्ट कॉलेज है लाहौर में उसकी प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। तो मैंने उन्हें सुनाया, तो फैज़ साहब से उन्होंने पूछा, अब जब वो गई लाहौर, कि भाई एक साहब ने किस्सा सुनाया सही है? तो बड़े शर्मिंदा वो कहले हाँ भाई सही तो है, लेकिन मैं उसे पहचान गया था, जबकि वो झूठ बोल रहे, बिल्कुल नहीं पहचान। कैसे पहचान लेते मुझे? तो अच्छा हुआ कि उनके सामने ये बात हो गई। अब देखिए ये ज़िंदगी भी अजीब है कि 68 में किस्सा हुआ था, और उसके बाद विदिन 7 ईयर्स जब वो वापस आए तो मेरा बैंड स्टैंड पे घर था,
और साबिर दत्त जिन्होंने उनके बारे में मैगज़ीन छापा था पूरा एडिशन, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि साहब फैज़ साहब का ये जो मैंने स्पेशल इशू है फैज़ अहमद फैज़ का इतना मोटा, वो आपके घर पे रिलीज़ हो और सारे पोइट्स को आप इनवाइट कीजिए, आप पार्टी दीजिए। तो मैंने उस वक्त सारे पोइट्स वहाँ बड़े बड़े आए हुए थे, कुछ कॉन्फ्रेंस थी, इसी चक्कर में फैज़ साहब भी आए थे, सबको घर पे बुला के पार्टी दी और फैज़ साहब को भी बुलाया अपने घर पे और वहाँ उनका मैगज़ीन जो है इनॉग्रेट हुआ। तो कहाँ मैं कमाल स्टूडियो में सोता था और कहाँ ये हुआ फिर उसके बाद। तो ज़िंदगी अजीब अजीब दिखाती है दिन। फिर उन्होंने अपनी जो उनका आखिरी वो छपा था कलेक्शन, वो फिर मुझे उन्होंने ऑटोग्राफ भेजा, वो मेरे पास है। आपको ऑटोग्राफ लेने का बचपन में शौक था, अब देता हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था कि किताब में उनकी तस्वीरें हैं कि आपने जो दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार है उसके मुख्यमंत्री नंबूदरी पाद साहब, नंबूदरी उनका साहब, जवाहरलाल नेहरू जी का सबका। देखिए क्या कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। नेहरू जी, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मैं उस वक्त स्कूल में था, मिंटो सर्कल एक स्कूल है वहाँ अलीगढ़ में। तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ आ रहे थे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की नींव रखने को, फाउंडेशन स्टोन। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ तो थे ही, जो वहाँ की गर्ल्स कॉलेज है वहाँ के लड़के लड़कियाँ भी, और जो स्कूल है वहाँ से बच्चे भी बुलाए। तो कुछ 2-3 बच्चे, जिनमें से एक मैं था, एंथम गाने के लिए, कि ताकि मतलब ऐसा लगे कि यहाँ जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सब का रिप्रेजेंटेशन उसमें है। तो मैं और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था फरहान, हम दोनों सेलेक्ट हुए, हम भी गए उस कॉयर के में। तो और उसी की मोहब्बत में मैंने अपने बेटे का नाम फरहान रखा। तो अब वो चूँकि हम वहाँ एंथम गाने वाले थे तो हम स्टेज के बिल्कुल पास थे, जो ख़ास गेट था वीवीआईपी, उससे हम गए हुए थे। तो नेहरू जी ने वहाँ स्पीच दी है किया। उसके बाद जब वो निकले, डॉक्टर जाकिर हुसैन यूज्ड टू बी द वाइस चांसलर दैट टाइम ऑफ एएमयू। तो वो गाड़ी में बैठ गए दोनों। मैं वहाँ से भागता हुआ, मैं अपनी ऑटोग्राफ बुक तैयार किए जेब में रखा था। वहाँ परमिशन नहीं है ऑटोग्राफ लेने की, इसलिए कि जहाँ 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स हों, अगर ऑटोग्राफ की इजाज़त दे दे तो भाई तो चीफ गेस्ट तो फिर वहीं रह जाए। तो मैंने, मेरी एक नेबर थी, वो बच्ची आपा उन्हें हम बोलते थे, बड़ी थी मुझसे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने नेहरू जी की तस्वीर और तिरंगा पेंट करके एक पेज पे दे दिया था मुझे। तो वो मैं पेज निकाले हुए जेब में रखा था। तो जैसे ही वो कार में बैठे, मैं भागता हुआ गया, और उस ज़माने में इतने इतने चौड़े होते थे फुटबोर्ड कार्स के। आई क्लाइम द फुटबोर्ड एंड गेव हिम द ऑटोग्राफ बुक इनसाइड द कार। आप सोच सकते हैं कि आज ऐसा हो सके। और 1 सेकंड वो ज़रा चौके में उन्होंने देखा कि इस पर तिरंगा बनाया है, मेरी तस्वीर बनी, तो उन्होंने तो यही सोचा होगा कि बच्चे ने खुद बनाया होगा। तो टुक आउट द पेन एंड उनका जो शॉर्ट सिग्नेचर था जेल नेहरू, वो उन्होंने साइन किया। आई वॉज द ओनली पर्सन इन अलीगढ़ जो के, और मैं 13 साल का था। तो उनसे सिग्नेचर ले लिया। मगर जब मैं उसे वाकई वापस सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कैसे दिन थे, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई तलाशी, ना कुछ ना कुछ। और वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के फुटबोर्ड पे आप चढ़ गए और आप ऑटोग्राफ ले लिया, उसने दे भी दिया, और किसी ना आदमी ने मुझे पकड़ के पीछे खींचा नहीं। आप सोचिए कि क्या दिन थे, क्या दिन आ गए। मेरे पास है वो, उसकी तस्वीर है इस किताब। जी जी, इसमें तस्वीर है। और नंबूदरी पाद साहब? नंबूदरी पाद साहब से मुझे दिल्ली में, मैं एक वहाँ थी एग्जीबिशन थी, यहाँ पर हम 9th क्लास में थे। तो ये जो प्रगति मैदान है, इसमें एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुई थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी इसलिए कि उसमें जो अमेरिकन सेंटर था उसमें टीवी थी। हालांकि वो क्लोज सर्किट टीवी थी, लेकिन टीवी थी। हिंदुस्तानी ने टीवी देखा ही नहीं था। आई एम टॉकिंग ऑफ 58-59। तो सुबह मेरे ख्याल से 9 बजे खुलता था वो, तो 7:30 बजे से बाहर लाइन लग जाती थी, 2-3 फरलॉन्ग की लाइन होती थी टीवी देखने के लिए। तो हम लोग भी उसमें गए और अंदर गए, और आपको रुकने की इजाज़त नहीं थी, वो टीवी रखा हुआ था, उसके सामने से ऐसे देखते हुए गुजर के जाओ
वो लगे हुए थे बैरियर। तो हमने भी टीवी तब पहली बार देखा था, 1.5 घंटे लाइन में और 20 सेकंड को टीवी। तो ऐसे गुजरे। तब हमें मालूम है, मेरे जो थे मामा, जो छोटे, एक तो मजाज थे मेरे बड़े मामू, और छोटे थे अंसार हारवानी जो कि एमपी थे, कांग्रेस के वो थे, और वो शुरू से ही 14 साल की उम्र से वो गांधी जी के साथ इन्वॉल्व। तो वो मुझे ले गए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में वहाँ विजिटर्स गैलरी जो होती है उसमें बिठाया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने उस उम्र में, 14 साल की उम्र में पार्लियामेंट देखी। फिर मैं जब आया कॉरिडोर में तो एक जगह बड़ा हंगामा था, तो मालूम है नंबूदरी भट्ट साहब हैं वहाँ आए हुए हैं। वो तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, वो तो वहाँ थे, लेकिन मिलने आए थे किसी से कुछ। तो मैंने जाके उनसे ऑटोग्राफ ली। आप नंबूदरी पाद साहब का 1957-58 का ये मेरे ख्याल से वाकया होगा, है ना। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे 2010 में आते हैं। चलिए। जावेद अख्तर राज्यसभा सांसद, खबर कैसे मिली, क्या सिलसिला था, उस पूरा कोई डिस्कशन हुआ, आपको इन्फॉर्म किया गया, या आप मानेंगे ही नहीं, मैं मानूंगा। कमाल की कहानी। बताइए साहब। भाई क्या हुआ कि मुझे एक दफ़ा, वैसे हम लोग डेलीगेशन लेके गए थे अपने कॉपीराइट के सिलसिले में, तो मिसेस गांधी से भी मिले हम। तो मिसेस गांधी जब हम उठ के जाने लगे तो उनका, एक मिनट, ये सोनिया गांधी का जिक्र हो रहा है, और मैं बीच में इसलिए बदतमीजी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मिसेस गांधी शब्द इंदिरा जी के लिए भी इस्तेमाल होता था। हाँ, तो किसी को आप कंफ्यूजन सही ना कह हो। रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सोनिया जी ने कहा कि 1 मिनट आप रुकिए, तो मैं रुक गया। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमने आपका नाम दिया है उसके लिए, पार्टी ने राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 1-2 महीने। मैंने कहा धन्यवाद, बात खत्म हो गई। उसके बाद किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने भी किसी से नहीं कहा। इस बीच में टीवी पे एक जगह, अब मैं उनका नाम बता देता हूँ, मुझे क्या डर है उनसे, कल्बे जव्वाद एक साहब हैं, बहुत बड़े मौलवी हैं वहाँ के लखनऊ में, शिया धर्मगुरु। हाँ, शिया धर्मगुरु हैं। तो टीवी पे कोई चैनल पे मेरी उनसे बहस हो गई है हिजाब और पर्दा के बारे में। तो मुझे तो इतनी समझ है नहीं, मैं इतना जानता नहीं साहब। मैंने उनसे सीधा एक सवाल किया कि साहब आपके यहाँ ईरान में, चूँकि वो तो शिया भी हैं, ईरान में तो औरतों के फेसेस खुले होते हैं, उनके सर पे हिजाब ज़रूर होता है लेकिन फेस खुला होता है उनका। वो तो मिनिस्टर्स भी हैं और बड़े ऑफिसर्स भी हैं, तो ये जो आप पर्दे की बात कर रहे हैं कि नकाब, तो वहाँ तो नहीं है। तो उन्होंने बताया नहीं, देखिए एक फलां जो हैं इमाम खुमैनी कहते थे कि पर्दा नहीं होना चाहिए, और इमाम खामूनी कहते थे कि फेस कवर होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो जाहिल आदमी हूँ, इन दोनों में से सही कौन? अब वो कैसे बताएं कि कौन सही है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बहुत नाराज़ हो गए मुझ पर। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, आपने देखा होगा ये मुझसे ज़्यादा, इसलिए कि आप सवाल भी मुझसे ज़्यादा करते हैं। तो खैर वो हो गया। अब हुआ ये कि 3-4 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, और मेरा मोबाइल वहाँ रखा है, लैंडलाइन है। तो कह ले, एक आदमी जिसने अपना नाम नहीं बताया, कह ले तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारे बारे में लखनऊ में क्या हो रहा है? तो मैं जी ज़रूर। तो ये सुनो, तो लोग जावेद अख्तर मुर्दाबाद, जावेद अख्तर मुर्दाबाद, ये आवाज़ को कोरस। तुम्हारी एफिजी जलाई जा रही है, समझे? नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद तुम्हारी एफिजी जला रहे हैं। फिर सुना, जावेद तो तुम्हें सुन रहा। इतने में मेरा मोबाइल बजा, तो मैंने मोबाइल फोड़ा। कहले सर मैं डिप्टी फला बोल रहा हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप राज्यसभा में तो एक काल में ये था। अब ये देखो इतना, मतलब ये इतना पैट है कि किसी को बोले तो कहले कहानी बना रहे हैं, मगर एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि एक कान में मेरे मुर्दाबाद चल रहा था, दूसरे कान में उन्होंने कहा आपको राज्यसभा में ले लिया। असल में ये है सौरभ भाई कि जावेद साहब के साथ जो टाइमिंग का मामला है ना, वो बहुत कमाल का है। इनकी ज़िंदगी में टाइमिंग जो है वो इतनी करेक्ट है कि वो अपने आप एक दास्तान बन जाती है। जैसे ही जो मंजुल पब्लिकेशन है, जावेद अख्तर साहब ने वहाँ से पहली किताब खरीदी थी इनकलाब। जो किताबें तो पहली भी जिंदगी में ली थी, लेकिन जिंदगी में पहली इंग्लिश नॉवेल जो थी वो वहाँ से खरीदी थी। जो मैंने खरीदी थी वो थी इनकलाब की अब्बास की नॉवल थी।
इंग्लिश में थी, नाम तो उसका इनकलाब था लेकिन इंग्लिश नावल थी। वो मैंने जिस दुकान से ली थी, आज ये पब्लिशर्स हो गए इतने बड़े और ये किताब उन्होंने छापी। अब ये टाइमिंग देखिए आप। नहीं, हम लोग भूल जाते हैं, वरना ज़िंदगी तरह तरह के सर्कल बनाती रहती है, ऐसा नहीं है, आप उसे कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आप कनेक्ट करें तो आपको मालूम है ये बात यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ जाके ख़त्म हुई। बात की शुरू के तो कई सिलसिले हैं। हमारे एक दोस्त हैं हिमांशु बाजपेयी, किस्सागो हैं, दास्तान गोई करते हैं। मजाज साहब की दास्तान वो सुनाते हैं, आपने सुनी भी है, तो बड़े उससे बताते हैं साहब जावेद साहब को तो बहुत पसंद है। और एक अभिषेक शुक्ला हमारे शायर दोस्त हैं, तो वो भी किस्से सुनाते हैं। और हमारे एक भाई भी हैं जाकिर खान, स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने आपके साथ एक शो किया है, तो वो भी खूब किस्से सुनाते हैं आपके, और बढ़िया ही सुनाते हैं। मजाज साहब के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके तरफ से कि किताब में कई जगह जिक्र आया है, जो हमारे वक्त के बहुत सारे नौजवान हैं वो नहीं वाकिफ़ हैं। तो कई हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं जावेद साहब, हम जो किताब वाला करते हैं उसमें भी, इसमें कि साहब पुराने लोगों को पढ़ना कहाँ से शुरू करें, वो सिलसिला कहाँ से हो। तो अगर किसी को मजाज साहब को और उनके लिखे पढ़े को समझना है तो कैसे दाखिल हों? देखिए, एक तो मुझे देवनागरी में, उर्दू पोइट्री तो देवनागरी में बहुत अवेलेबल है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रिप्ट सीखें। लेकिन मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि पहले कंपैरेटिवली एक वो नाम है गालिब, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आपने अगर उर्दू शायरी पढ़नी तो गालिब को पढ़िए। ठहरिए, ये क्लासिकल पोइट्री है, भारी भरकम है। मतलब अगर आप अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो शेक्सपियर से नहीं शुरू कर सकते आप, शेक्सपियर को समझने में भी वक्त लगेगा, और जो उर्दू पढ़ते हैं और जानते हैं उन्हें भी वक्त लगता है गालिब को समझने में, तो वहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं। जो पोइट, जो आज के जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं हमारे, और इंटरेस्टिंगली इवन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर पाकिस्तान में भी जो ये यंग पोइट्स हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी ट्रांसपेरेंट है, सिंपल लैंग्वेज, और उसे वो पता नहीं ये पॉलिटिकली कहना सही है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली इसकी मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ जी, तो कि एक्चुअली वो हिंदुस्तानी है जिसमें पोइट्री हो रही है आजकल। एक ज़बान थी हिंदुस्तानी जिसे हम भूल गए, वो एक मिश्रण थी उर्दू हिंदी की, कि जो हम आप मैं और आप बात करते हैं तो हम कोई प्योर ना हिंदी बोलते हैं ना प्योर उर्दू बोलते हैं, हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। और वो शायरी जो है, जो वो शायर लीजिए पहले जो हिंदुस्तानी में लिख रहे हैं, वो भले स्क्रिप्ट उनकी उर्दू की हो या हिंदी की हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जैसे सूर्यभानु गुप्त हिंदी का शायर, लेकिन उसकी ज़बान वही है, उसमें वो उर्दू के अल्फाज भी खूब इस्तेमाल करता है। इसी तरह से बहुत से उर्दू के शायर हैं जिनके यहाँ चाहे निदा भी हों, दूसरे शायर हैं बहुत से, और हिंदुस्तान में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, जो इस सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो पहले शुरू वहाँ से करो, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट और ज़्यादा चेस्ट लैंग्वेज की तरफ जाओ। ऐसा करना चाहिए, पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं देवनागरी में, कि जब आप पोइट्री छाप रहे हैं उर्दू की, तो जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, जो रोज़ नहीं इस्तेमाल होते हैं, उनके मीनिंग भी साथ में अगर वहीं के वहीं लिखे हों। मैंने तरकश में किया था, जो पहला एडिशन था तरकश का, और ये अभी भी है, तो उसमें साथ में बजाय इसके नीचे मत लिखो, आदमी यहाँ पढ़ रहा है फिर नीचे जाए फिर वापस आए, सफ़र लंबा हो जाता है, उसी लाइन के बराबर में छोटा सा लिख दो तो आराम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ख़ासतौर से जो नॉर्थ इंडियंस हैं, उनको उर्दू पोइट्री मालूम होना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत कमाल की है, बहुत ही कमाल की। और ये बहुत दुख की बात होगी कि अगर आप इतनी कमाल की चीज़ जो इस मुल्क में बनी और फली फूली, उसे आप भूल जाए। आप गालिब का जिक्र कर रहे थे, मुझे आपकी माँ का ख़त याद आ गया, जो जिसमें वो आपकी शिकायत कर रही हैं आपके वालिद से कि ऊधम करता फिरता है, जितनी देर सोता है उतनी देर बस आफत से मुक्ति रहती है, और कोई पूछे तो स्टालिन को अपना बाबा और गालिब को अपना चाचा बताता फिरता है। हाँ, सच है, और ये मुझे थोड़ा सा याद भी है। मुझे ये याद है कि जब किसी ने मुझे ठीक से समझाया था कि स्टालिन तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट मुझे था वो मुझे याद है, उसकी वो दुख जो है मुझे, मैं तो जनरली समझता था कि 3-4 साल की उम्र में किसी ने बता दिया होगा, तस्वीर लगी थी घर में, ये तुम्हारे दादा हैं, तो मैं मान गया।
और ज़रा तस्वीर भी अच्छी थी। तो बाद में लोगों ने कहा, किसी ने समझाया मुझे, और जहाँ समझाया मैं शायद 5 साल का हूँगा या 6 साल का हूँगा, जिसने मुझे समझाया वो जगह मुझे याद है, इसलिए कि वो डिसअपॉइंटमेंट जो था, अरे ये तो इतना बड़ा आदमी हाथ से निकल गया, तो वो मुझे याद है। अभी देखो ऐसे ही होता है, बच्चों को आप जो बता देते मान जाते हैं। अब ये बात है 4 साल से 6 साल की उम्र तक। पर फिर कई दशक बीतते हैं और आपको वो संदूक मिलते हैं जिसमें दरअसल आपके दादा की पोइट्री। हाँ, उसके बारे में अगर आप बताएं। भाई वो क्या हुआ कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं तो अलग रहता था, तो मेरा भाई वहाँ रहता था, शाहिद। अब कई साल के बाद, मेरे ख्याल से 7-8-9 साल के बाद, उसने तय किया कि ये घर अब छोटा पड़ गया है, दूसरा घर ले लो। तो अब सब सामान शिफ्ट हो रहा था। ये तो किस शहर की बात है? बॉम्बे। तो मैं तो बॉम्बे में था उस वक्त। तो मुझे, और मैं और शबाना साथ में थे, ये शबाना से मेरी शादी के बाद का किस्सा है। तो उसने कहा कि मुझे ये मसेरी के नीचे से एक बॉक्स कार्डबोर्ड का मिला है, उसमें बहुत सारे पेपर भरे हुए हैं, वो तो उर्दू पढ़ नहीं सकता, तो बम्बई के पढ़े हुए लोग हैं। तो मुझे भेज दिया कि देख लो इसमें कुछ काम के पेपर वेपर। तो इतना बड़ा डिब्बा, अब कौन उसमें सारे पेपर देखे, तो मैंने रखवा दिया, मैं देख लेंगे। वो रखा रहा कई बरसों। कई बरस के बाद एक दिन पता नहीं मैं फ्री था, तो मुझे ख्याल आया, मैं यार वो एक डिब्बा था, दिखाओ क्या है। तो उसमें निकालना शुरू किया, तो बहुत सारी बेकार चीज़ें भी थी, धोबी के हिसाब भी लिखा हुआ था, कितने कुर्ते कितने पजामे, ये वो। और उसमें फिराक गोरखपुरी के कुछ ख़त भी थे, और कई बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के लेटर्स थे। उनके नीचे बिल्कुल एक लाल कपड़े में एक पोटली थी, वो मैंने खोली, तो उसमें कोई 125-150 के करीब गज़लें थीं मेरे दादा की लिखी हुई, किसी फेयर हैंड राइटिंग में लिखी हुई, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में नहीं, और उसका प्रीफेस लिखा हुआ मेरे बाप का, और उसको टाइटल भी दिया हुआ खिरमन। तो ये वो छपवाना चाहते होंगे, रह गया, नहीं हो पाया। क्या अर्थ होता है खिरमन का? खिरमन एक जगह गार्डन में जहाँ बहुत से फूल हैं सब जगह। तो मैंने कहा कि इसे तो छपवाना चाहिए। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें हालांकि कोई 150 करीब गज़लें थीं, लेकिन उसमें कई ऐसी गज़लें गायब थीं जो मुझे वैसे पता थीं। कई शेर ऐसे नहीं थे जो मुझे याद थे अपने दादा के। तो मैंने कहा ये कंप्लीट नहीं है, तो अगर हम इसमें थोड़ा और वर्क करके एक ही बार में छपेगा, कितनी बार छपवाएंगे, तो वो और भी जो मिल रहा है वो शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। मुझे क्या 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे, लग जाएं। तो 2 मेरे यंग दोस्त हैं, एक उबैद नाम है, एक सुहेल, ये दोनों बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एमए हैं उर्दू में। तो मैंने उन्हें बुलाया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड पोइट्री, खुद भी लिखते हैं पोइट्री और उनकी नॉलेज है लिटरेचर के बारे में। मैंने कहा भाई देखो, तुम लोग जो है, मैं प्रोफेशनली तुम्हें हायर करता हूँ, तो मेरे साथ काम करो, और ये जो है ज़रा जमा करते हैं पोइट्री, और थोड़ी सी कम है इसमें, तो उनका कर लेंगे। ना उन्हें मालूम था ना मुझे मालूम था कि हम करने वाले क्या हैं। जो काम मैं समझ रहा था कि 3 महीने में हो जाएगा, उसे 10 साल लगे, इसलिए कि ट्रिकल ट्रिकल, बूंद बूंद वो मिलती रही। कहीं किसी की लाइब्रेरी में, कहीं किसी कॉलेज में, किसी की पर्सनल कलेक्शन में, जहाँ जहाँ वो गए थे हमने ट्रेस किया। वो रामपुर में रहे थे, वो भोपाल में रहे थे, वो इंदौर में रहे थे, वो ग्वालियर में उनकी डेथ हुई वहाँ रहे थे, वो और भी कई जगह, राजस्थान में 2-3 जगह हैं जहाँ वो रहे थे। तो सब जगह हमने लोगों को भेजा, मालूम किया, लाइब्रेरी, वहाँ के जो आर्काइव्स हैं उसमें से ये। और अल्टीमेटली वो 150 जो गज़लें थीं वो 5 मोटे मोटे वॉल्यूम में छपी। इट टुक 10 years एंड आई एम थैंकफुल टू दोज 2 young men। उनके बगैर ये काम नहीं हो पाता, इसलिए कि मैं तो सिर्फ फ़ोन पे बात कर लेता था, भेज जाते तो ये थे। तो वहाँ पर जाके एक आर्काइव में या लाइब्रेरीज में, तो करते 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 वो 10 साल लग गए, लेकिन फिर वो हमने छपवाया। तो एक एग्जीबिशन में भी आपको दी थी ना किसी ने, जावेद साहब, पेंटिंग की? वो एक अजीब किस्सा है। बताइए। एक गज़ल है बड़ी मशहूर, आप सब ने सुनी होगी, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, बड़ी मशहूर। और ये माना जाता था कि बहादुर शाह ज़फ़र की है।
मगर ये 1930s से इस पे डिबेट चल रही थी कि पुराने मैगजीन्स में आर्टिकल आए थे, वो सब मैंने निकाल के उसके प्रेफेस में अगर आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ आपको मिल सकता है, कि इस पे था कि ये ज़फ़र की गज़ल नहीं है, ये गलत उससे आपने अटैच कर दी है, ये मुस्तर की गज़ल है जो मेरे दादा का नाम था। इसके ऊपर आए दिन डिस्कशन होते रहे 1930s से। उसमें मेरे फादर का भी एक आर्टिकल कहीं मुझे मिला, दूसरों का मिला, टोंक जहाँ मेरे दादा बहुत रहे थे, टोंक के कोई स्कॉलर्स थे, उन्होंने उस पर लिखा हुआ था कि ये मुस्तर की गज़ल है और फलां एडिशन में और ये वो। अब मैं तो जमा कर रहा था तो मुझे मुस्तर के लेटर्स भी मिले, कुछ हाथ की लिखी पोइट्री मिली, तो मैं मुस्तर की हैंड राइटिंग पहचानने लगा था। तो मैं एक वहाँ पर एक आर्ट गैलरी बॉम्बे में थी जहाँ मुझे बुलाया उन्होंने इनॉग्रेट करने के लिए एग्जीबिशन। तो वहाँ गए तो बड़ा हंगामा, लोग वो ये, उस भीड़ भाड़ में एक लड़की मेरे पास आई और उसने एक बड़ी शुस्ता उर्दू में, जो कि ज़रा सुनने में कम आती है, उसने कहा कि मैं आपसे, ज़ेबा उसका नाम है, अपना बताया कि मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहले उनके पास मुस्तर साहब की कुछ राइटिंग्स हैं तो वो आपको देना चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलूँगा आपके साथ। कहाँ रहते हो? कहले पास में ही हमारा घर है, तो मरीन ड्राइव के ही पास रहते थे। तो मैं जब नीचे उतरा मैंने कहा बैठो तुम, चलो। मैं गया तो उनके घर गया तो उनसे फादर से मुलाकात हुई। वो सारी किताबें मालूम हुआ, ख़ुद भी राइटर है। उन्होंने कहा देखिए मेरे जो दादा थे उन साहब के जो बैठे हुए थे, वो खुद ही उनकी काफ़ी उम्र थी, वो और मुस्तर जो आपके दादा थे वो बहुत गहरे दोस्त थे। और वो भोपाल में एक जगह शीश महल है जहाँ साथ ही रहते थे, एक ही जगह रहते थे दोनों। और ये जुडिशियल सेक्रेटरी थे और वो जुडिशियल एडवाइज़र थे आपके दादा वहाँ, because he was a lawman and ultimately he died as a judge in ग्वालियर। तो उनके जब वो वहाँ से ग्वालियर चले गए ये छोड़ के भोपाल, तो उनके कुछ पेपर रह गए थे जो मेरे दादा ने संभाल के रख लिए कि भाई उन्हें वापस कर देंगे। फिर मेरे दादा की डेथ हो गई तो मेरे फादर के पास, और नाम बताया क्या क्या नाम है उनके, वो सब डिटेल मैंने उसमें दी है। और मेरे फादर की डेथ हो गई तो मेरे पास आ गए वो लिफाफे, वो रखे हुए हैं मेरे पास। और उसके अलावा उनके हाथ की एक डायरी है जिसमें उन्होंने कैलीग्राफी जानते थे, तो एक पूरी पोएम एक डायरी में लिखी हुई वो भी है, वो दिखाई उन्होंने। तो अब मैं उनसे ये तो नहीं कहता मुझे दे दीजिए, तो मैं जी बहुत कमाल है। और कहने आप अगली बार आइएगा तो मैं वो लिफाफे भी निकाल लूँगा और आपको दे दूँगा, आपकी अमानत है आपकी फैमिली की। तो ठीक है, मैं गया ही नहीं। और एक दिन वो लड़की ज़ेबा ने फ़ोन किया कि मेरे फादर की जो डेथ हो गई है, लेकिन हम आप लोग आपसे, मैं वो उसकी बड़ी बहन और ब्रदर इन लॉ मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। आए तो उन्होंने कहा कि वो जो डायरी दिखाई थी मुझे दे दी। कहले मेरे फादर आपको ही देना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो लिफाफे वगैरह भी निकाल ले, और वो निकाल लिए थे लेकिन आप आए नहीं। फिर उनकी डेथ, तो ये लिफाफा भी है, ले लीजिए। तो मैंने लिफाफा खोला तो उसमें उनके एक दो लेटर्स थे जो उन्होंने अपनी बहन को लिखे थे, शायद पोस्ट नहीं किए होंगे। और दो पेपर थे जिन पे उनकी पोइट्री थी, जो ऐसा लगता है कि डायरी के पेज टूटे हुए फटे हुए। उसमें एक पेज पे न किसी की आंख का नूर हो, पूरी गज़ल उनके हाथ की लिखी हुई, और नीचे उनकी गज़ल, ऊपर गज़ल, बीच में ही। तो ये तो नहीं है बीच में किसी और की लिख देंगे। और उसमें जो थे मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम यूज़ करता है, न मैं मुस्तर किसी का हबीब हूँ, न मैं मुस्तर किसी का रकीब हूँ। अब वो भी मौजूद। तो अब तो बिल्कुल सील ही लग गई बाकी सारे। देन आई गॉट अनदर बुक फ्रॉम लखनऊ जो कि 1927 में छपी थी। वो जिन साहब ने लिखी थी वो खुद भी तखल्लुस करते थे और शायर थे। उन्होंने मुस्तर के खिलाफ लिखा था। मुस्तर की डेथ हुई 27 में, ये किताब छपी थी 28 में, साल भर। और उन्होंने कहा ये बहुत बेकार गज़ल है मुस्तर की, और ये गाने वाने में ठीक लगती है, और आप पेपर पे पढ़ें तो मालूम होता है इसमें कोई दम नहीं है। वो 28 की छपी हुई किताब। तो ये दो चीज़ें, एक मुस्तर की हैंड राइटिंग में वो उनकी बयास की मिली हुई, और दूसरे ये किताब जो 28 की है जिसमें बुराई में लिखा हुआ है, ये बहुत बेकार गज़ल है। तो केस क्लोज हो गया। अब साहब आप टाइमिंग को मान जाएंगे कि एग्जीबिशन में मिलती है वो लिफाफा कब से रखा हुआ है?
3 जनरेशन, 3 जनरेशन रखा हुआ है कि जावेद साहब आएंगे, इंतजार हो रहा है। आप ये वाकया सुना रहे थे, उनके वालिद थे जिनको सजाए काला पानी हुआ था? नहीं, उनके ग्रैंडफादर, मुस्तर के ग्रैंडफादर को काला पानी की सजा हुई थी और वहीं उनके 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने के लिए 1958 में। हाँ 1859 में उन्हें भेजा गया था मई 27 को, और शिप का नाम था फायर क्वीन, एंड वहाँ वो 2.5 साल 3 साल रहे, वहीं उनकी डेथ हुई। उनकी कब्र है वहाँ। तो अभी आप जाए कभी भी अंडमान में, तो वहाँ आप किसी से पूछें उतर के पोर्ट ब्लेयर पे कि भाई खैराबादी साहब की कब्र कहाँ है, तो बता देगा। ये जो सीतापुर वाला खैराबाद है, जी जी वही, जहाँ पे बड़ा सा आई हॉस्पिटल है, जी 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 और कमाल की बुनकरी भी होती है वहाँ पे खैराबाद में। जी जी। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ख़त के मार्फत या तो मुकम्मल होती हैं या शुरू होती हैं। आप जब अपनी माँ का जिक्र करते हैं तो आपने लिखा कि वो बड़ी कमाल की ख़त निगार थी। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊँ जी, कि प्लीज़। वो जो थे फजले हक खैराबादी, जो कि गालिब के कंटेम्प्रेरी थे और गालिब के दोस्त थे, गालिब ने अपने ख़तों में उनका बहुत जिक्र एडिट किया भी किया उनका दीवान। और उनका किताब भी एडिट की जो दीवान गालिब है। उस ज़माने में ये एक तरीक़ा था कि जो जिसे फांसी दी गई कि हिंद जंग आज़ादी के लिए लड़ रहा है, या जिसे काला पानी भेज दिया गया जंग आज़ादी के लड़ने के जुर्म में, उसका घर डिमोलिश कर देते थे। तो ये घर डिमोलिश होना कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले भी होती थी, लेकिन वो जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले होते थे उनका डिमोलिश कर होता था। अब सिर्फ हिंदुस्तानियों का होता है। तो वो जो है जो ऑर्डर कलेक्टर का था ओरिजिनल कि इसका घर डिमोलिश हो जाए, उस ओरिजिनल ऑर्डर मेरे पास है और वो इस किताब में उसकी तस्वीर है कि ताकि लोगों में डर बैठे। लेकिन कितनी ज़िंदगी की खूबसूरत बात बताओ, उसके पास ही एक छोटी सी रजवाड़ा था, तो उसके राजा थे, वो मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत शर्म की बात है मेरे लिए कि मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, जो खैराबाद के बना था। मैं आपको किताब में वो नाम मिल जाएगा। वो राजा साहब ने एक ऑफ़र दिया वहाँ के कलेक्टर को कि साहब आप ये घर जो है, हवेली जो है इसकी फजले हक खैराबादी की डिमोलिश कर रहे हैं, इसका जो मलबा है ये मैं ख़रीद सकता हूँ, और आप ले जाइए। तो उन्होंने वो पूरा मलबा ले लिया और उन्होंने अपनी स्टेट में जाके उसे संभाल के इज्जत से रख दिया। कितनी रोमांटिक बात। वो जगह आज भी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। आप यहाँ से खैराबाद जाएँ तो पहले पड़ती है, लखनऊ से आप अगर जाइए खैराबाद, तो उन्होंने कि ये एक फ्रीडम फाइटर के घर का मलबा है, तो उसे संभाल के रख लिया। आप मलबे का जिक्र आया है ना, डिमोलिशन का, आज़ादी का, आज की तारीख में इन सारे लफ्ज़ों पे बड़ी बहस होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग, किसको किससे कैसी आज़ादी चाहिए, इनको इससे आज़ादी, उनको उससे आज़ादी। ये सवाल कई दफ़ा आपसे भी पूछे जाते होंगे कि ये जो हिंदुस्तान की मौजूदा तारीख़ है उसमें जिस तरीके से तमगे दिए जाते हैं सबको अलग अलग, अरे ये ऐसा है, जैसे आपको फ़ोन पे सुनाया जा रहा था, देखो तुम्हारे खिलाफ नारे लग रहे हैं। हाँ, तो अब इतने बरस बीतने के बाद कुछ गुस्सा आता है, कुछ सोच, कुछ फिक्र होती नहीं, है? दुख होता है, दुख होता है, और दुख की बात भी है। देखो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं भाई हम हिंदुस्तानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ। सच ये है कि इंडियन जो जीन पूल है, वो चाहे साउथ का हो या नॉर्थ का हो, वो इंटेलिजेंट है। उसमें जेनेटिकली हिंदुस्तानी जो है एक इंटेलिजेंट आदमी है। वो गांव में रहता है, उसके पास शायद उसको ये नहीं मालूम होगा कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, उसको शायद ये नहीं मालूम होगा कि ये क्या है वो क्या है जो गैजेट्स हैं। हो सकता है वो एक मोबाइल फ़ोन भी डायल करना ना जानता हो, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं, उसका कॉमन सेंस है। देखिए जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी अक्ल बढ़ती है, ऐसे ही एक नेशन जो है जब बड़ी होती है, आपकी हिस्ट्री जो है 5000 6000 साल की है, तो हम धीरे 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 हमारे यहाँ विजडम आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून में आती रही। हिंदुस्तानी बेवकूफ़ नहीं है, वो मतलब एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको, मगर
एवरेज इंडियन जो है वो सेंसिबल आदमी है और वो अपना फ़ायदा नुकसान और सही बात समझता है। कभी बहकावे में भी थोड़ी देर को आ जाए, कोई भी आ सकता है। और ये नेशन एक अजीब नेशन है। ये एक तरफ 7,000 साल पुरानी होगी, दूसरी तरफ ये यंग है। जो एवरेज इंडियन है वो एक यंग आदमी है। आपकी ऑलमोस्ट 37-38% पॉपुलेशन वो है जो 25 साल की होगी। तो उससे भी जाइए 30 तक जाइए तो पॉपुलेशन आपकी तकरीबन 40%, 45% हो जाती है। तो ये एनर्जी लेवल एक तरफ है आपके पास, यंग लोग आपके पास इतने हैं, दूसरी तरफ बरसों की विजडम है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। अगर ज़रा सा हमारे लोग जो हैं, और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहता, ये सबसे कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन से, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी करेक्ट हो जाए। प्रायोरिटीज़ करेक्ट होती हैं सबकी आमतौर से जब अपोजिशन में होते हैं। पावर में आके भी आपकी प्रायोरिटीज़ सही रहे जी, तो ये मुल्क तो क्या बन जाएगा। हमारे पास क्या नहीं है। एक चीज़ आप देखिए, छोड़ दीजिए यूएसए को, इसलिए कि वो तो एक कॉन्टिनेंट है, जैसे मुल्क कहते हैं आप, वो तो पूरा कॉन्टिनेंट है। दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहाँ पर टोपोग्राफी की ये वैरायटी हो, जहाँ स्नो केप माउंटेन्स भी हैं, जहाँ ट्रॉपिकल जंगल भी हैं, जहाँ वाइट वाटर भी है, जहाँ पर सैंड बीचेस भी हैं, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी है, जहाँ मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो इस ज़मीन में है। एक ज़मीन है यहाँ की जिस पे हम आप बैठे हुए हैं, ये हज़ारों साल से साल में 2 बार आपको फसल देती है। दूसरे मुल्कों में जब 2 साल तक उसमें खेती कर लेते हैं तो 3 साल के लिए छोड़ देते हैं ज़मीन को कि अब ये अपने को रिजेन्युएट करेगी। ये आपके पास ऐसी ज़मीन है क्या? नहीं है आपके पास। ज़रा सा मौका मिला तो आप देखिए कि आईटी में कहाँ पहुँच गया ये मुल्क। ये सब बेकार के चक्करों से अगर निकल के हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें, एम्पावरमेंट पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, जो डिप्राइव्ड है आदमी, अंडर पॉवर्टी लाइन है, उसे ऊपर लाने की कोशिश करें, तो ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाए। और उसको कोई बहुत वक्त नहीं लगेगा, 25-30 साल में हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ गलत है। और ये मैं एक सिर्फ सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, ये सबकी है। आपने अपने विदाई भाषण में भी बार बार इस चीज़ को रेखांकित किया। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, ये क्यों कर रहे हो? जो मेन इशू है 2 कदम। मुझे मैं जाता हूँ कभी दूसरे मुल्कों में, वहाँ मैं सड़कें देखता हूँ, घर देखता हूँ, वहाँ के स्कूल यूनिवर्सिटी देखता हूँ, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। बहुत मुझ में डिप्रेशन आता है। ये सब हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमें क्या कमी है भाई? ये लोग जो हैं बड़े बड़े नेता लोग, ये भी तो दूसरे देशों में जाते हैं। इन्हें देख के कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये सब जो यहाँ दिख रहा है हमारे यहाँ भी हो? उनको नहीं ख्याल आता ऐसा, पता नहीं क्यों नहीं आता। मैं तो बहुत दुखी होता हूँ बाहर जाके। ये क्या है, यूनिवर्सिटीज़ देखो, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखो, वहाँ के स्कूल देखो, तो हमारे पास क्यों नहीं? और हो सकता है पर नहीं है। सड़कें देखो, नहीं है, तो दुख तो होता है। कब गए थे आप पहली बार अमेरिका? मैं अमेरिका तो खासा लेट गया, मेरे ख्याल से लेट 70s में गया था पहली बार, या हेलोवीन का वक्त था। हाँ 78-79 में हेलोवीन का वक्त था। गालबन। तो मगर मैं इंग्लैंड उससे पहले गया था, यूरोप गया था। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, और अभी अपने पास पड़ोस में सिंगापुर जाइए, आप दुबई जाइए, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं। मैं तो ऐसे लेटर फैंटेसी करता रहता हूँ। देखो हमारा मुल्क जो है ऐसे ये हुआ, एक तरफ आपके पास अंडमान निकोबार का आर्चिपेलागो है जहाँ इतने सारे आइलैंड है, दूसरी तरफ ये लक्षद्वीप है, इतने आर्चिपेलागो। तो मैं सोचता हूँ ये तो मेन जो ट्रेड लाइन है इस पे है। हमारे पास इधर एक सिंगापुर और उधर एक दुबई क्यों नहीं? हमारे पास आइलैंड थे, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं फ्री पोर्ट्स जो कि लंग्स होंगे?
फेफड़े होंगे, इकोनॉमिक फेफड़े मुल्क के, और वो अलग भी होंगे और साथ भी होंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारा एक इधर दुबई हो और एक इधर सिंगापुर? कोई सोचता नहीं है। कभी आपने किसी सत्ताधीश को, किसी प्रधानमंत्री को ये सलाह दी? आप तो राज्यसभा में रहे। प्रधानमंत्री को तो भाई इतना मुझे कभी जिंदगी मौका नहीं मिला किसी प्रधानमंत्री को सलाह दूं, मगर ये मिला ज़रूर हूँ बहुत सारे प्रधानमंत्रियों से, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर से, इम्पोर्टेंट लीडर से मैंने कहा, अब नाम लेना ठीक नहीं लगता, इसलिए कि उन्होंने किया तो नहीं, तो अब मैं कहूँ देखिए साहब उनसे कहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई मैं आपको बात चलो छोड़ो ये, आप दुबई और सिंगापुर मत बनाओ दोनों तरफ। एक ही चीज अगर हो कि बाकी सारे काम हम बंद कर दें, टूरिज्म। इंडिया कैन बी अ रिच कंट्री ओनली ऑन टूरिज्म। आपके पास क्या क्या नहीं है? आपके पास वाइट वाटर है, आपके पास राजस्थान के महल है, आपके पास ताजमहल है, आपके पास महात्मा बुद्ध है, आपके पास महात्मा गांधी है, आपके पास तंजौर है, आपके पास जो साउथ के टेम्पल्स हैं, आपके पास वाइल्ड लाइफ है, आपके पास दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का गोल्फ कोर्स है, आपके पास दुनिया का सेकंड सैंड बीच है, सबसे बड़ा ब्राज़ील में है और सेकंड यहाँ है। जो चीज़ बोलो, ऐसे ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में जाके देखो, वो देखो जो ये इसका अपना बाज बहादुर का है, वो क्या है, बुरहानपुर, हैं? मांडू। मांडव देखो, मांडव, इट इज पोइट्री इन स्टोन। क्या क्या चीजें इस दुनिया में, ऐसे ऐसे जैन मंदिर खूबसूरत जंगलों में पड़े हुए हैं, मैंने देखे मध्य प्रदेश में, टूटे हुए। दरवाजा एक है, उस पर ताला लगा हुआ है, दीवारें जमीन के पास है, लोग उखाड़ उखाड़ के उसमें से ले जाते हैं चीजें। हमें अपने जो धरोहर है उसकी ढेले की इज्जत नहीं है। अजंता है, अलोरा है, खजुराहो है, एक चीज पे बड़े बड़े मुल्क जो है वो अपना टूरिज्म चला लेते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो टूरिज्म के लिए, तो ये मुल्क सिर्फ टूरिज्म पे अमीर हो जाएगा। औरंगाबाद जाना ही, बंबई से औरंगाबाद जाना आसान काम नहीं है। अलोरा, अजंता, ये कहाँ है चीजें भाई? ताजमहल, पूरा राजस्थान के गांव में जाके देखिए, वहां की हवेलियां देखिए, छोटे छोटे गांव में जो हवेलियां हैं, आंख खुल जाएगी आपकी। कुछ इज्जत ही नहीं होती। एक इसी सिलसिले में, चूँकि बात थोड़ा सा पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंटेंट की तरफ मुड़ गई थी, आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात लिखी है डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में कि साहब सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी, और वो सिरा जाके जुड़ता है उस बड़ी ज़रूरी लड़ाई से जो आपने पूरी कलाकार बिरादरी के लिए लड़ी। तो जब आप मनमोहन सिंह जी से मिलते हैं तो वो आपको अरुण जेटली जी की तरफ भेजते हैं कि भाई उधर भी बात करें। वो थोड़ा अगर आप दर्शकों को बताएं, वो सबक भी कि क्यों विपक्ष भी ज़रूरी है और क्यों दोनों का साथ भी ज़रूरी तो है। डेमोक्रेसी तो वही है जिसमें विपक्ष भी हो, वरना तो फिर हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो बात तो ज़रूरी है, उसके बिना कैसे होगा? डिसेंशन ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरी है कि आदमी कह सके जो उसके दिल में है। वो किस्सा क्या है कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मैंने एक पिक्चर साइन की एज अ सॉन्ग राइटर। प्रोड्यूसर ने मुझे पैसा दिया, मैंने गाना लिखा। प्रोड्यूसर ने अपने पैसे थे एक पिक्चर के लिए, पिक्चर नंबर X जो है उसके लिए लिखा। उसने उस पिक्चर में वो गाना इस्तेमाल किया, मुझे उसने पैसा दे दिया था, यहाँ तक तो ठीक है। अब वो गाना निकाल के एक टेलीविज़न ने या एक FM ने चलाया, तो उस FM ने या टेलीविज़न ने मुझे तो पैसा दिया नहीं है भाई, ये आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? मैंने तो इस पिक्चर के लिए लिखा था। तो अगर आप इस गाने को अपने रेडियो पे, अपने टेलीविज़न पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ तो मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। आपने तो कुछ भी नहीं दिया, ना आपने गाना रिकॉर्ड किया, ना आपने गाया है, ना कंपोज किया, ना लिखा है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? ना अपने राइटर को और म्यूजिक डायरेक्टर को पैसा दिया गाने का, प्रोड्यूसर ने तो दिया है, इन्होंने तो नहीं दिया ना। तो जब ये गाना बजेगा वहां,
तो हमको कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये आइडिया मेरा बनाया हुआ नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है, पूरी दुनिया। इसको कहते हैं अंडरलाइंग वर्क की रॉयल्टी या परफॉर्मिंग राइट्स। हिंदुस्तान में भी है। ये भी ऐसा नहीं कि इस लॉ ने ये फैसिलिटी लाया है कि साहब उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ये पहले से था। लेकिन उसमें ये भी था कि जब प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करते थे आपसे तो वो सारे राइट आपसे ले लेते थे, बंधुआ मजदूर की तरह वो साइन सारे के आप सारे का। और वो चाहे मैं हूं, चाहे वो हो पंडित रविशंकर, उनसे भी लिखा लेते थे। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसमें ये भी होता था कि कभी किसी और सितारे पर लाइफ मिल गई, आप समझेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, और वहां पर म्यूजिक आपकी रिलीज हुई, तब भी आप रॉयल्टी मांग सकते हैं। कहीं किसी सेलेशियल बॉडी में अगर आपकी मार्स में कहीं कोई शादी वादी हो रही है, वेनस में, वहाँ आपका गाना बज गया, आप रॉयल्टी नहीं मांग सकते। वीनस और मार्स में भी ये कॉन्ट्रैक्ट थे। मतलब हंसने वाली बात है मगर ये रियलिटी है। अगर कोई नया तरीका गाना कम्युनिकेट करने का आ गया तब भी नहीं मिल सकते कुछ भी। मतलब हमने भाई ये गलत बात है। और हमने क्या कहा, ये नहीं कि 100 रुपया आता है तो उसमें से 25 रुपया हमें दे दो, 75 तुम रखो। 25 मांग रहे हैं, 12.5 उस पर भी तैयार नहीं। तो हम गए साहब, हम मिले पहले सोनिया जी से। सोनिया जी वो सब जब डिटेल सुनाई तो शी वॉज वेरी अपसेट। मतलब उसके लाल हो गया चेहरा जब ये डिटेल देखी और कॉन्ट्रैक्ट देखी। उनका मैं आपको प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करूँगी, आप उनसे जाके मिलिए और वो इस बारे में ज़रूर कुछ करें। तो हम जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्हें भी हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाए। वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे थे वन साइडेड और ह्यूमिलेटिंग के आदमी को होता ही है भाई ये क्या है। तो और उनको प्राइम मिनिस्टर को पंडित रविशंकर ने भी लेटर लिखा कि ये हो रहा है इस मुल्क में आर्टिस्टों के साथ। तो उन्होंने कहा हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम चेंज करेंगे लॉ। क्या चेंज चाहते हैं? मैंने कहा साहब चेंज ही हम चाहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपोज़र से या राइटर से उसका रॉयल्टी का राइट ले ले वो गैर कानूनी। इसलिए कि वो अकेला कंपोज़र लड़ नहीं सकता, अकेला राइटर लड़ नहीं सकता, ये उसे बाइकआउट कर देंगे, कोई काम ही नहीं देगा उसे। जो मेरे साथ हुआ उसके बावजूद भी कोई बात। आपके साथ हुआ था? हाँ, मतलब मुझे भी बाइकआउट ही कर दिया वो। हाँ, बाकी इंडस्ट्री ने इनडायरेक्टली काम देना बंद कर दिया। मतलब 2005 में एक जो बड़ा मैगजीन है जो कि अवार्ड देता है, उसके 5 नॉमिनेशन मेरे थे और 2 साल के बाद मेरे पास फिल्म नहीं थी। मैं तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, ये काम तो मैं करवा के ही मरूंगा, ये तो होगा। उसके बाद हम जाके मिले जेटली साहब से। मुझे नहीं मालूम था कि मैं मिल रहा हूँ फॉर्मली, लेकिन ये तो मेरी उनसे ऐसी रिलेशनशिप हो जाएगी जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अरुण जेटली बहुत कमाल के आदमी थे और उनको चूंकि लॉयर थे बहुत बड़े, तो उन्हें काफ़ी तो इस बारे में वैसे ही पता था। और उन्होंने कहा कि इट्स अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। मेरे उनसे इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना दुख है उनके चले जाने का। तो बहरहाल अल्टीमेटली वो ड्राफ्ट हुआ, फिर वो उसका भी सफ़र बड़ा लंबा होता भैया इसका बिल का। वो बिल पहले पार्लियामेंट में रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट से वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, मतलब यह जाया करता था। अब आजकल क्या हो रहा मुझे मालूम नहीं, जब मैं पार्लियामेंट में था तो ऐसा होता था। तो फिर वो वहाँ वो डिस्कस होता है, वहाँ हर पार्टी के लोग होते हैं उस बिल में क्या सही है क्या गलत है। फिर वो बिल जो है वापस तो मिनिस्ट्री को भेजते हैं, मिनिस्ट्री लॉ मिनिस्ट्री को भेजती है कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं। देन इट गोज़ टू द कैबिनेट, कैबिनेट उसे अप्रूव करती है। उसके बाद वो वापस फिर आता है पार्लियामेंट में। अच्छे अच्छे बिलों को 5 साल 6 साल 7 साल लग जाना बड़ी बात नहीं है। हमारा तो 2 साल में हुआ, बिकॉज एवरी पार्टी स्टूड बाय अस। मैं जिंदगी भर सोनिया गांधी जी का, कपिल सिब्बल साहब का, अरुण जेटली साहब का, सुषमा स्वराज जी का
शुक्रिया करूँगा। ये चारों लोग और मीरा जी, मीरा कुमार जी। हाँ, वरना तो ये लोकसभा में नहीं आने दिया जा रहा था। मीरा जी ने इस बिल को कहा नहीं, इसको इसी बार पास करना है। तो लंबी कहानी है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये लोग जो हैं, और मनमोहन सिंह जी ऑफ कोर्स, इनकी मदद से यूनानिमसली बिल पास हुआ। यूनानिमसली। उस ज़माने में सब झगड़े चल रहे थे ऑपोजिशन के और सरकार के, यूपीए के और इनके, लेकिन इस बिल पे सबने एक होकर इसे पास किया। सो आई विल बी थैंकफुल टू द पार्लियामेंट, थैंकफुल टू द ऑपोजिशन जो उस वक्त बीजेपी थी, एंड थैंकफुल टू द कांग्रेस जिनका ये बिल आया था, यूपीए। और कलाकार बिरादरी ने तो खूब शुक्रिया भेजा होगा आपको। नहीं, हमने फंक्शन किया फिर उनके लिए वहाँ पर जो उनका ऑडिटोरियम है ना, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें हमने एक फंक्शन किया जिसमें सारे म्यूज़िक डायरेक्टर भी, सिंगर भी आए, और सारे बड़े राइटर, पोएट जो अपना लिरिसिस्ट वो भी आए। और उस फंक्शन का नाम ही हमने रखा था शुक्राना। जी। तो सौरभ भाई, बड़ा उसमें बहुत लंबा अच्छी बात उन्होंने कही मीरा जी ने कि भाई मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक वर्ड की पोएम सुनी, शुक्राना। मतलब बहुत लंबा संघर्ष था। सुषमा स्वराज जी ने किसी से कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि जावेद साहब उस बिल के सिलसिले में 2-2 घंटे उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे। वो किसी और काम में व्यस्त हैं, ये हैं, वो हैं, किसी से मिलना है तो लगातार बैठने की बात अलग है, कोई फ्री तो नहीं बैठे थे वो लोग, मगर शी वॉज अ ग्रेट हेल्प, ग्रेट। सुषमा जी बहुत बहुत मदद की उन्होंने। और अरुण जेटली साहब तो मेरे पर्सनल रिलेशन हो गए। तो मैं तो यहाँ होता था तो सुबह जाके 7-8 बजे उनके साथ चाय वाय पीता था, 9 साढ़े 9 बजे तक उनके साथ होता, फिर वो अपना तैयार होने को चले जाते थे, मैं वापस आया था। रोज़ हमारा रोज़ का रूटीन था। और कुछ लोग बड़ी हैरत से भी देखते थे कि भाई आपके इनसे कैसे रिलेशन। ही इज़ अ वेरी बिग मैन, बहुत बड़ा आदमी था। मतलब वो आसान संघर्ष नहीं था, मुश्किल था। जावेद साहब आसान बता रहे, पार्टियों के नेताओं के पास जाना पड़ा उसके लिए, उनको नहीं बताने वो के लिए तो ब्रीफ करना। अरे अब अभी पूरा यहाँ तो वक्त नहीं है डिटेल्स होने के हर स्टेज पे, इसलिए कि हम अकेले तो नहीं थे। उधर बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज थी, मल्टी नेशनल कंपनीज थी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, कुछ ऐसे बड़े स्टार्स भी थे जो कि प्रोड्यूसर खुद थे, वो सब एक तरफ थे, मैं तो इधर ही था। लेकिन ये कि क्योंकि बात सच्ची थी, ये मैं नहीं कहूँगा ये मेरा कमाल है, वो कॉज इतना सही है कि वो कोई भी सुनता था तो कहते नहीं भाई ये बात तो सही है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, ये कोई डिमांड जो है ये फेयर है और इनके साथ गलत हो रहा है। और वो भी कौन, कलाकारों के, म्यूजिशियंस के, बेचारे वैसे ही सीधे लोग होते हैं। आपने जिक्र किया ना कि कोई भीख मांग रहा था ओपी नैयर साहब से, कितने तो इसमें सही है। और आज स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि ये हुआ है कि इस बिल के पास होने से IPRS जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी है, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया से कोई 35 करोड़ साल का जमा करती थी। ऐसे 35 करोड़ आपको बड़ा लगेगा, लेकिन हज़ारों आर्टिस्ट हैं, हज़ारों राइटर हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें जो बचता था तो एक बेचारे आम राइटर को, छोटे राइटर, शायद 10,000, 15,000, 8,000 साल का मिलता था। आज जिन्हें 10,000, 15,000, 8,000 मिलता है, उनको साल का 3 लाख 4 लाख मिल जाता है। और अभी भी रास्ता है, अभी भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो नहीं दे रहे हैं रॉयल्टी। 10 साल होने को आ गए, मुल्क में लॉ बन गया है, लेकिन उस लॉ को नहीं मान रहे और उसके खिलाफ ये क्रिमिनल एक्ट है जो नहीं दे रहे हैं। तो हम लड़ रहे हैं, और अगर हमें अब सरकार के पास जाएंगे किसी न किसी दिन और सरकार ने हमें थोड़ी सी हेल्प कर दी तो ये प्रॉब्लम जो बाकी बचा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब अब जो जिसने फिल्मों में 1 या 2 गाने लिखे हैं वो भी इतना पा सकता है कि सामान्य जिंदगी जी सके, इतने तो उसको भी मिल जाते हैं। ये इतना फ़र्क पड़ गया है। और अभी भी बहुत, मतलब ये कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त कोई हिंदुस्तान में 15 लाख के करीब ऐसे मॉल, होटल, रेस्टोरेंट हैं जिनको जो म्यूज़िक बजाते हैं, तो रॉयल्टी देनी चाहिए। हमको देते 15,000 के करीब लोग, यानी 1% दे रहे हैं। उस 1% में हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन अगर हमें कल सरकार कोई हमारी इस तरह से मदद कर दे
कि भाई सब जो बनता है दे दें तो फिर काम ही ठीक हो जाए। तो जाएंगे हम सरकार के पास, फिर जाएंगे। और ये सब सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि आप लिखते हैं। पहली मर्तबा कब आपको कि ये कहीं पब्लिश हो गया हो, कुछ स्कूल में, कॉलेज में? मैं डिबेटर था। तो पहले तो शुरू में क्या होता है, जब आप डिबेट बोलना शुरू करते हैं, मुझे शक है आप भी रहे होंगे, तो लिख लेते हैं हम अपनी स्पीच कि एक बार लिख के याद कर लो क्या बोलना है। फिर धीरे धीरे इतना तजुर्बा हो जाता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो माइंड में ही बन जाता है। तो पहले तो मैं अपनी स्पीचेस लिखता था जो मैं डिबेट में बोलता था। फिर क्या हुआ, मेरे दोस्तों के जो बहन भाई थे, तो क्योंकि मैं बहुत चैम्पियन हो गया था डिबेटर, तो उनकी भी स्पीचेस मैं लिख के देता था। फिर आप भी छोटे शहर के हैं, मैं भी भोपाल में रहा हूँ 4 साल, कॉलेज मैंने वहीं से किया। वहाँ पर जो रोमांसेस थे वो मुलाकात तो कम होती थी, बाई मेल ज़्यादा हुआ करते थे, कॉरस्पॉन्डेंस से। तो वो मुलाकात तो कभी महीने में एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो लेटर्स आते जाते रहते थे। तो क्योंकि मुझे लिखना आता था, मैं डिबेट में लिख रहा, तो मैंने अपने दोस्तों के रोमांटिक लेटर्स भी लिखना शुरू किए। तो इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोफेशन कि वो पहले लिखता आपने था। दोस्तों के लिखे थे या अपना वो जो 15 बरस का है, जब आपकी उम्र 15 बरस थी, वो लिखा? हाँ, वो मैं लिख चुका था, सही कह रहे हैं। वो तो मैंने 15 वर्ष की उम्र में, ज़िंदगी में 2 ही लव लेटर लिखे हैं मैंने। एक 15 वर्ष की उम्र में लिखा था और एक 17-18 साल की उम्र में। उनमें से एक ही ठीक कामयाब हुआ, वो पहला वाला था, दूसरा फेल हो गया। तो मगर उनके लिए लिखता था। तो उसके बाद ये हाल हो गया कि वो अपने दोस्त ले आते थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। अरे यार, इसका ये प्रॉब्लम हो गया है, तो इसका एक लेटर लिख दो एंड ही शुड शो दैट ही इज एंग्री, मगर इतना भी मत कर देना कि टूट ही जाए, तो ज़रा संभाल के। तो वो उसमें फिर चाय, समोसे, सैंडविच या डोसा भी बड़ी चीज़ थी, और पिक्चर, ऐसी कोई चीज़ हो जाती थी इस एक लेटर के बदले में। तो ये पहली मेरी प्रोफेशनल राइटिंग वो थी। और पहली पब्लिश्ड राइटिंग? पब्लिश राइटिंग तो बहुत बाद में, फिल्मों में आ गया। फिर मैं फिल्म में मैं आया था ये सोच के, मैं नॉवल बहुत पढ़ता था और फिल्में बहुत देखता था। तो मुझे था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा जाके, और मुझे बिल्कुल नहीं ख्याल था मैं राइटर बनूंगा। तो मैं जब यहाँ आया तब असिस्टेंट हुआ, तो असिस्टेंट तो बोलते थे एक्चुअली तो एरेंड बॉय जैसा है, बेटा मैडम की सैंडल ले आओ, तो भाग जा रहे हैं मैडम की सैंडल लेके मेकअप रूम से ला के। अरे हीरो का साहब का कोट कहाँ है, तो कोट ले। ये असिस्टेंट कहलाता था। हम ऐसे असिस्टेंट थे, मगर ये कि साथ में कंटिन्यूटी वगैरह भी लिख लेते थे। तो वहाँ जब कोई गड़बड़ होती थी सीन में, इसलिए कि सीन तो कंप्लीट स्क्रिप्ट हुआ नहीं करती थी, तो सीन सेट पे आते थे कि साहब वो इस सेट के सीन भेजे हैं उन्होंने। तो डायरेक्टर पहली दफ़ा वहाँ पढ़ रहा होता था सेट पे सीन, अरे यार क्या लिखा है, नहीं बहुत लंबा कर दिया, तो क्या करें इसका। तो मैं एक आध दफ़ा अपनी ऑफ़र की सर्विस, सर आप बोले तो मैं ज़रा इसे रीराइट कर दूँ। हाँ करो। तो मैं कहा, तो उन्हें अच्छा लगता था, तो फिर वो मुझसे काम कराने लगते थे। तो हर आदमी जो यूनिट में होता है मुझसे, तुम्हें तो राइटर बनना चाहिए तुम्हें। अब एक पिक्चर थी सरहदी लुटेरा, स्टंट फिल्म थी, उसमें मैं 100 रुपये महीना पे काम कर रहा था, तो असिस्टेंट भी था और डायलॉग भी लिख रहा था। उसमें शेख मुख्तार एक हीरो हुआ करते थे एक्शन के, तो वो तो मेन थे, और जो रोमांटिक लीड थी उनमें थे सलीम साहब एज एन एक्टर। तो मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ भी वो भी मुझसे कहते थे कि आप तो बहुत अच्छे डायलॉग लिखते हैं, इस पिक्चर में, जब स्टंट फिल्म में आप ऐसे डायलॉग लिख रहे हैं, तो कोई अच्छी पिक्चर होगी या सोशल फिल्म होगी तो आप कैसा लिखेंगे। तो मैं, अच्छा भाई। तो फिर उनसे हमारी दोस्ती हो गई। फिर वो भी कहानियाँ लिखते थे, डायलॉग नहीं लिखते थे लेकिन कहानियाँ लिखते थे। तो उनकी भी एक कहानी बिक गई थी। यहाँ मैं उसमें क्लाइमेक्स में प्रोड्यूसर ने कुछ मेरे डायलॉग चेंज कर दिए शेख मुख्तार के। अरे तो मैं वॉकआउट कर गया। अरे अब मैं सोचता हूँ तो हंसी आती, क्या फ़र्क पड़ता है यार, शेख मुख्तार क्या बोल रहा है, कौन सुनने वाला था। समझे, लेकिन उस वक्त तो साहब हमारे ईगो को ठेस पहुँच गई। तो इनसे दोस्ती हो गई। फिर हम लोग साथ में काम वाम करते रहे। फिर वही प्रोड्यूसर जिन्होंने सरहदी लुटेरा बनाई थी, उन्होंने हम दोनों को कहा कि क्योंकि वो जानते थे दोनों लिख लेते हैं, तो वो कहानियाँ लिखते थे, मैं डायलॉग लिखता था।
तो कहा तुम लोग साथ में बैठ के मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो। वो घोस्ट राइटिंग थी, तो हमने कर दी। फिर इस तरह से हम साथ हो गए। और उसी दौरान एक जो हम सबके जीवन में बड़ा संशय आता है कि नौकरी कर लूं पक्की या अपने ख्वाब को चेज करता रहूं। हाँ, जब मैं बेकार था तो मुझे एक बहुत बड़े राइटर थे, क्योंकि मेरी रेपुटेशन हो गई थी, मैं कुछ घोस्ट राइटिंग भी कॉमेडी सीन्स वगैरह की कर लेता था इधर उधर, कभी होता था कभी नहीं होता था। तो मैं एक रेपुटेशन कहीं हो गई थी कि वो एक लड़का घूमता है, वो लिख लेता है, ठीक ऐसा कुछ हो गया था। तो मुझे उन्होंने बुलाया, बहुत बड़े राइटर थे। कहले देखो मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूंगा। 600 रुपये महीना ऐसा है जैसे आज आप मुझे कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप दिल्ली में रह जाइए, मैं आपको 6 करोड़ रुपये महीना दिया करूँगा, आप यहाँ लिखिए मेरे लिए, तकरीबन उतना ही है। तो 600 तुम मेरे लिए डायलॉग लिख लीजिए कि मैं स्टोरी स्क्रीन पे लिख लेता हूँ, डायलॉग मैं नहीं लिखता हूँ और मुझे लिखना नहीं आता, तुम लिख दो और मैं तुम्हें पहले नाम से तो मेरा ही होगा उसमें, वरना कौन लेगा, मेरे ही नाम से जाएगा, मगर मैं तुम्हें 600 रुपये महीना दूँगा। ये तो लॉटरी लग गई है। तो मैंने कहा जी बताता हूँ आपको। और मुझे लगा कि इतनी बड़ी सैलरी मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, ये 600 रुपये महीना की नौकरी जो है तो मेरी लाइफ में इतनी बड़ी सिक्योरिटी कर देगी, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी छोड़ने की। तो वो नौकरी मत करो जो छोड़ने के दम नहीं हो, और ये तो मैं सारी ज़िंदगी घोस्ट राइटर हो जाऊँगा। तो मैंने नहीं किया मैं। अभी भी ये चलन है इंडस्ट्री में, नाम किसी का जाता है काम? मेरा तो जो काम जाता है वो मेरा ही होता है। बाकियों का पूछ लीजिए आप तो लेते रहते हो इंटरव्यू, बाद में 2-1 नाम बता दूंगा ना, बुला के पूछ लीजिए। हाँ। और फिर वो कमाल हुआ, हाथी मेरे साथी। जी हाँ, वो पहले तो हमें सिप्पी फिल्म में नौकरी मिल गई, वो भी जहाँ हमने ये लिखा था, घोस्ट राइटिंग की थी, वहाँ एक असिस्टेंट थे सुधीर भाई। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी का। मेरी सुधीर भाई से उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलना चाहूँगा, वो हैं बम्बई कहीं। उनको हम दोनों का, सलीम साहब का मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा यार एक सिप्पी फिल्म है, वहाँ पर दे आर लुकिंग फॉर न्यू राइटर, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, आपको काम दे देंगे वो। यार इतनी बड़ी कंपनी हमें कहाँ काम देने वाली है। मगर मंडे को जाना था, मैंने कहा ट्यूसडे को नहीं, वेंसडे को ऐसे ही दोपहर में फ्री थे, चलो जाते, जेल थोड़ी भेज देंगे, देखते हैं। तो उनसे जाके बात की। अब वो क्या उम्र ऐसी होती है, मैं उस वक्त 24-25 साल का था, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो कह रहे कि देखिए एक पिक्चर आ रही है, उसका स्क्रीन, अरे मैं छोड़िए पिक्चर, वो जैसा भी है उसका स्क्रीन पे उससे बेटर ही हम लिखते हैं, वो जो भी है, हम बहुत अच्छे राइटर हैं। हमारा जैसा कोई नहीं लिख पाए। तो वो क्या चौकन्ने कर ले, यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा ही अगर से बात करें। तो कहने अच्छा आइए आप। तो मैंने कहा हम दोनों मतलब, मैंने कहा हम साथ में काम कर रहे हैं। तो मैंने सलीम साहब से कहा, फिर हम गए। अब हम रास्ते में जा रहा पैदल सिप्पी। तो मैंने पूछा कि अगर इन्होंने हमें काम दे दिया तो इनसे सैलरी क्या मांगेगा? कहले 1000 रुपये महीना। मैंने कहा तो क्या कर रहे हो, निकाल देंगे। 1000 रुपये कौन देगा हमें? कहले नहीं देंगे, कैसे मांगिए। ये सलीम साहब में हिम्मत थी इस तरह की बात कर ली। हम गए वहाँ, कुछ कहानियाँ वानियाँ सुनाई, वही कहानी जो आज तक नहीं बिकी है, उसकी वजह से नौकरी मिल गई। और फिर हमें 750 रुपये महीना पे डील हो गई उससे कि भैया आप 3 महीने हम देखेंगे, आप 750 रुपये महीना, और अगर उसके बाद भी कंटिन्यू किया तो 1000 हो जाएगा। हमने वहाँ कोई 7 या 8 साल काम किया, वो 7.5 ही रही। लेकिन उसके अलावा पैसे देते थे हमको, फिर शोले के अलग से पैसे दिए या सीता और गीता के अलग से पैसे दिए, मगर वो सैलरी 750 ही रही। जावेद साहब बात खुली है तो एक तो मुकम्मल यही हो जाए आज, ऐसी मेरी दरख्वास्त है कि वो कहानी जो आपने सुनाई, किताब में भी उसका जिक्र भर है कि साहब वो कहानी सुनाई इस दावे के साथ कि ये कहानी आप आखिरी तक सुने बिना उठेंगे नहीं। वो कहानी क्या थी? अरे भैया वो कहानी जो थी वो कई जगह सुनाई हमने, अलग अलग रिजल्ट है। वो एक कहानी थी यंग डॉक्टर की, कि जिस पे मेल प्रैक्टिस का केस हो जाता है, जो कि गलत है, वो उसने ऐसा किया नहीं है, और कहता है ये पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी, इसको इसने ऑपरेशन थिएटर में मार दिया। इसने नहीं किया था, लेकिन वो इल्ज़ाम इस पे आ गया, और इसका जो है प्रैक्टिसिंग लाइसेंस छिन जाता है, और फिर ये चला जाता है जंगलों में। अब वो जंगलों में जहाँ किसी को कहता भी नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ काम वाम करने लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अब वहाँ किसी आदमी को चोट लगती है तो उसको पट्टी उट्टी बांध देता है, कोई आदमी बहुत बीमार हो जाता है, कोई इलाज नहीं तो ये कुछ बता देता है। तो धीरे धीरे ही बिकम्स अ कल्ट फिगर देयर,
यार ये आदमी तो लोगों को ठीक कर देता है। और फिर वो जो मर गई थी औरत, उसकी बेटी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हो गई है, और वो सुनती है कि देयर इज समबडी हु क्योर्स पीपल, एंड शी कम्स टू दैट जंगल टू इंटरव्यू द मैन। कुछ ऐसा था आगे, और फिर उनकी रिलेशनशिप बराबर, और फिर क्लाइमेक्स के करीब लड़की को मालूम होता है ये तो वो आदमी है, वो डॉक्टर है। ऐसा कुछ कहानी थी। ये तो सुनने में बड़ी सही लग रही, किसी को जमी नहीं, किसी प्रोड्यूसर को। हाँ सर, वो ऐसे ही रहा। तो बल्कि एक प्रोड्यूसर थे, उनको जब मैंने कहानी सुनाई तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी। जब ख़त्म हो गई तो कहने लगे यार, अच्छा उस ज़माने में क्या है यार नहीं बोलते, डार्लिंग बोलते थे। तो दुनिया फिल्म इंडस्ट्री के सारे जो मर्द थे वो डार्लिंग थे। तो कहने लगे, और मैडम होती थी औरतें, तो कहने डार्लिंग कहानी तो तेरी अच्छी है लेकिन एक रिस्क है। तो मैंने पूछा जी क्या रिस्क है? कहने मैं सोच रहा था ये कहानी किसी फिल्म में आई नहीं है। तो मैंने कहा सर ये रिस्क तो है। तो इस पे फिल्म कैसे बनाई जाए भाई? हमने ये सुना है, पढ़ने के क्रम में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि ऐसे ख्यालों के स्कूल होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट। व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो बाद की पीढ़ी के कई लोगों को सिखाते हैं, पर घरों के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं तौर तरीक़ों के। आप यहाँ बैठे हैं इस कुर्सी पर, और ये जो प्रोग्राम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, इसके शुरुआती कुछ एपिसोड्स में से एक एपिसोड में आए थे। अमेरिका के बड़े नामचीन मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, साइको एनालिस्ट हैं, कमाल के शायर हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे लगता था बेजोड़ है, पर सेंस ऑफ ह्यूमर के जोड़ीदार हमारे सामने बैठे हैं। डॉक्टर सलमान अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने देखा उनका इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, और बहुत अच्छा आप लोग सब उसमें सवाल किए थे, बहुत अच्छा, इट वॉज वेरी गुड। और खैर वो सलमान तो इज़ अ वेरी 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 गुड स्पीकर। उनके बहुत सारे आप लोगों ने पता नहीं देखे नहीं, जो उनकी स्पीचेज़ हैं सलमान की, उस पर यूट्यूब, उस पर जी यूट्यूब पे मैंगो ड्रीम, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे, और शायरी भी करते हैं। हाँ शायरी भी करते हैं, और इंग्लिश में भी करते हैं, और उर्दू में भी करते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर का ये क्या सिलसिला है? आप दोनों का बड़ा अलग किस्म का है। हम लोग तो बड़े विस्मित से रहते हैं, मतलब मेरे लिए तो बड़ा देजावू सा है कि यहीं वो बैठे ऐसे ही हम सवाल पूछ रहे हैं, और जो आप लोगों का अंदाज़े बयां है। ऐसा कहते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, चाल, बाल और बात। ये जैसे हैं वैसे रहने दो, ज़्यादा बनाओगे तो बिगड़ जाएंगे। तो अब अगर है तो है। अब सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बड़ा काम की चीज़ है, और जिसके पास है वो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे वक्तों के लिए नहीं होता, सेंस ऑफ ह्यूमर बुरे वक्तों के लिए होता है। जैसे आपकी जो गाड़ी है जिसमें आप यहाँ आ जाए हैं, उसमें शॉक ऑब्जर्वर्स हैं। वो स्मूथ सीमेंटेड रोड्स के लिए थोड़ी शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, वो लगाए गए हैं जहाँ पर पॉट होल हों, जहाँ बम्प्स हों, वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर्स आपको संभाल लें, आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ऐसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये ज़िंदगी के शॉक ऑब्जर्वर्स हैं कि अगर बहुत बुरा वक्त है, कुछ बुरा हो गया, कुछ तकलीफ़ हो गई, तो उसको आप टॉलरेबल बना सकें। ये आपका जवाब मैं सुन रहा था तो मुझे निहार सिंह याद आ रहे थे, जिन्होंने आप पे लगभग मुकदमा कर ही दिया था। सच में ऐसे कोई इंसान थे? हाँ बिल्कुल, कोई भोपाल में हमारे वो थे वहाँ भोपाल। ये छोटे शहर जो होते हैं, ये सिर्फ, अब तो भोपाल बहुत बड़ा शहर हो गया, तब इतना नहीं था। और यहाँ नहीं, बहुत से मुल्कों में, मसलन तो एक अमेरिका के आपने उसका करेक्ट उसको उन्होंने बना रखा था ऐसे। निहार सिंह जो थे उनको सूरमा कहते था पूरा भोपाल, और वो मेरे ख्याल से 5 फीट 3 इंच के होंगे, शायद 90 पाउंड या 100 पाउंड वेट होगा उनका। लेकिन पूरे शहर ने उनको यकीन दिलाया हुआ था कि एक बहुत बड़े दादा हैं जिनसे सब डरते हैं, और वैसे ही उन्हें ट्रीट करता था पूरा शहर, और उनको भी यकीन हो चला था सूरमा को।
तो वो सूरमा भोपाली जो थे, वो नाम मुझे इंटरेस्टिंग लगता, तो मैंने यूज़ कर लिया। और भोपाल का क्योंकि था वो, तो वो डायलेक्ट भी वही दिया। अब वहाँ पर जो भोपालियों में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त होता है जी। तो कह रहे तुम्हें मालूम है कि जावेद तुम्हारे नाम से लाखों रुपए कमा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठा रहा हो, तुम्हें केस करना चाहिए, तो तुम्हें शेयर मिलना चाहिए उसमें। तो हितवाद एक पेपर था, वहाँ का अभी भी है, उसमें तस्वीर छपी कि ये लॉयर को पेपर दे रहे हैं। वो केस कभी नहीं हुआ, मगर वो लॉयर भी, वो न्यूज़पेपर भी, और लोग सब इस जोक में शामिल थे। खैर साहब, अब वो दीवार लगी तो दोस्तों ने कहा चलो दीवार भी देख लेते हैं, कहीं इसमें भी कुछ ना। इसमें तो इसने कुछ नहीं किया जावेद ने। तो गए सूरमा भोपाली को लेके और पिक्चर देखा। अब उसमें एक बड़ा मशहूर सीन था, हुआ अमिताभ बच्चन कहता है शशि कपूर से कि आज मेरे पास है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी, क्या है तुम्हारे पास? तो निहार सिंह बोले मैं कह रहा हूं, ये जावेद मुझसे कह रहा है। केस करो आप इस पे भी, ये मुझसे कह रहा है। बहुत दिलचस्प आदमी। तो बेचारे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में स्कूटर से। जी। शोले पर तो कितनी ही बात हुई, लेकिन बड़ा दिलचस्प लगा कि जो शुरुआती कहानी थी वो ये थी कि एक फौजी मेजर है, बम फटने में जिसके दोनों हाथ चले जाते हैं, और 2 फौज से निकाले गए सिपाही हैं। ये बेसिक प्लॉट था, और फिर आप लोगों ने उस पर काम किया। एक बड़ी कमाल की राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, बिल्कुल उनसे बात करता हूँ तो लगता है कि हमारी दादी, हम बहुत छोटे थे जब गुजर गई, तो 6 महीने के थे, तो हमने सिर्फ सुना है उनके बारे में। तो उनसे बात करते हैं तो लगता है किसी दादी अम्मा से बात करते हैं, स्नेह से भरी पूरी नसरीन मुन्नी कबीर। उनसे ना कहिए कि आपसे मिलता हूँ तो मुझे दादी याद आती है, ये किसी भी से ना कहिएगा, कोई औरत खुश नहीं होगी सुन के, वो कितनी भी बुजुर्ग क्यों ना। हाँ कितनी भी हो। मैं इस सीख का ख्याल रखूं। ख्याल रखिए, आपको देख के दादी याद आती है। ये कोई अच्छा जुमला नहीं है। अच्छा, आप बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं, मैं जी, जानता हूँ, मैं लेकिन- वात्सल्य के उसमें कह रहा था। आपकी उनसे एक बड़ी लंबी बातचीत है, जो किताब की शक्ल जी, में है, जी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी है। जी जी। जावेद साहब, हम लोग ललन टॉप जब हमने शुरू किया था 7 बरस पहले, तो पहला सवाल जो हमारे सामने था वो ये था कि भाषा कैसी हो, क्योंकि जो मीडिया की भाषा थी हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो बड़ी फॉर्मल किस्म की थी, जो सरकारी इश्तिहार सी लगती थी। तो जो भाषा के शुरुआती सबक थे, तो मुझे एक किताब याद आई जो मैंने जेएनयू में पढ़ने के दिनों में पढ़ी थी, सिनेमा के बारे में, जिसमें आप बहुत तफसील से बात कर रहे हैं। और शोले का उसमें बड़ा जिक्र आता है कि गब्बर की क्रूरता दिखानी है तो कैसे दिखाएं। तो अगर वो कहेंगे साहब मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तो उतने भर से काम नहीं चलेगा, तो वो खुरचना शब्द का इस्तेमाल होता है। वो उसकी राइटिंग में वो क्या प्रोसेस था, क्योंकि आपने इसमें भी जिक्र आया है कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब 2 सीन बाद गब्बर का सीन है, अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक साइकाट्रिस्ट को हायर किया और उसने कहा कि हमको हिटलर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल चाहिए कि ये आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो वो तो ज़िंदगी में कभी हिटलर से मिला नहीं था जी। अब जब वॉर चल रही है तो उसके पास ये भी फैसिलिटी थी कि वो अमेरिका चला जाए, अमेरिका से जर्मनी चला जाए, जाके वहाँ कम से कम हिटलर को नहीं तो हिटलर के जानने वालों को इंटरव्यू करे, वो भी नहीं थी। तो उसके पास सिर्फ हिटलर की पॉलिटिकल स्पीचेस थी और इंटरव्यूज थे। उसने उन्हें पढ़ा और उसकी वोकेबलरी की लाइट में वो किताब लिखी, जो अब डिक्लासिफाई हो गई आज से 25-30 साल पहले। वो अगर आप उस पर जाके ढूंढ सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ हिटलर। और उसने हिटलर के बारे में गेस किया कि यह आदमी जिसकी ये वोकेबलरी है वो किस तरह का आदमी होगा। कुछ बातें गलत भी थीं, सही नहीं थीं, मगर मोस्टली उसने बिल्कुल करेक्ट हिटलर की पर्सनल लाइफ, इवन उसके सेक्सुअल एटीट्यूड्स के बारे में जो बताया
वो सही था। ये कहाँ से निकाला उसने? उसकी पॉलिटिकल स्पीचेस। वो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। तो हमारी जो वोकेबलरी होती है उसका हमारे जो अंदर इंसान है, जिसे हम शायद छुपाना भी चाहते हैं, बताना नहीं चाहते कि हम असली कौन है, वो हमारी वोकेबलरी में, हमारी शब्दावली में आ जाता है। तो एक कॉम्पिटेंट राइटर का काम ये है कि वो उस जो उसके अंदर आदमी है उसके बारे में सोचे कि इस जैसा आदमी ये बात किन शब्दों में कहेगा। ये बात बहुत से लोग अलग अलग तरह से कहेंगे, ये कैसे कहेगा? इसके अंदर जो इंसान है उसके पास कौन सी शब्दावली हो? ये एक अच्छे डायलॉग राइटर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जब आप कनेक्ट कर लें उस कैरेक्टर से, मेरा एज अ राइटर तजुर्बा ये है कि आप दो ही कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। एक जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, एक जिससे आप नफरत करते हैं। उनकी बड़ी डिटेल आपके पास होती है। जो है नहीं है तो क्या, नहीं है तो क्या, उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वहां वीक पड़ जाते हैं आप। लेकिन जिस चीज को आप बिल्कुल नापसंद करें उसकी बड़ी डिटेल मालूम होती है आपको। तो ये जो आदमी है गब्बर, ये किस तरह का आदमी है? ये एक कोल्ड ब्लडेड सेडिस्ट है। इसकी जबान क्या होगी? ये इस बात को किस भाषा में बोलेगा? और इसी की जगह अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, सोफिस्टिकेटेड आदमी हो, जुल्म क्रूअल हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, सोफिस्टिकेटेड, तो उसकी कुछ और जबान हो जाएगी। अगर डाकू है लेकिन बुरे दिल का आदमी नहीं है तो उसकी जबान कुछ और हो जाएगी। तो उसकी जो इनर सेल्फ है, शब्दावली वहाँ बनती है।